हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग लूसेंट का जो है मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। और मध्यकालीन भारत में जो है आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो खिलजी वंश का थोड़ा सा जो था वो पढ़ा चुके हैं, और यहाँ से जो है आगे हम लोग चलते हैं बिना देरी किए हुए। जलालुद्दीन की हत्या जो है 1296 ईस्वी में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी। जलालुद्दीन खिलजी जो था उसकी हत्या जो है 1296 ईस्वी में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दिया। जलालुद्दीन की हत्या जो है 1296 ईस्वी में उसका भतीजा और दामाद, यानी कि उसका भतीजा भी था और दामाद भी था। कौन? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि अपने ससुर का और अपने चाचा का ही क्या करता है कि हत्या कर देता है 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर में, यानी कि प्रयाग में कर दिया। कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दिया। समझ गए? सवाल यहाँ पर करते हैं 360 डिग्री, क्योंकि एग्जाम में जो है सवाल ही पूछा जाता है एमसीक्यू के रूप में। जलालुद्दीन की हत्या, पहला सवाल है कि जलालुद्दीन की हत्या किस ईस्वी में किया गया? तो पहले सवाल का आंसर है 1296 ईस्वी में। दूसरा सवाल है कि जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में किसने किया था? तो उसका भतीजा और दामाद कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तीसरा सवाल है कि जलालुद्दीन की हत्या किसने किया था? तो कहाँ किया गया था? तो कड़ा मानिकपुर, यानी कि प्रयाग में, कड़ा मानिकपुर प्रयाग में किया गया था। तो सवाल फिर से है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में 1296 ईस्वी में किसकी हत्या किया था? तो जलालुद्दीन की हत्या किया था, यानी अपने ससुर का या अपने चाचा का हत्या किया था। एक तरफ से ससुर था और एक तरफ से क्या था? तो चाचा था, चाचा। तो इसने क्या किया कि हत्या कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। धोखे से मारा था, मिलने के लिए गया था और धोखे से मिलकर मार दिया। तो इस तरह से 360 डिग्री हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। 22 अक्टूबर 1296 में क्या होता है कि अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बनता है। ये जलालुद्दीन की हत्या कर देता है, तो हत्या करने के बाद यही जो है आपका दिल्ली का सुल्तान बनता है। कब तक बनता है? तो 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। तो सवाल है कि किस ईस्वी में जो है अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना? तो तारीख है आपका 22 अक्टूबर और 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। सवाल यह है कि 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो अलाउद्दीन खिलजी बना। चलिए फिर से सवाल है कि 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन किसकी हत्या किया था और उसके बाद जो है दिल्ली का सुल्तान बना? तो जलालुद्दीन की यह किया था, तो हत्या किया था, जलालुद्दीन की हत्या किया था जलालुद्दीन का। और उसके बाद क्या बना कि है दिल्ली की शासन, यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन का बचपन का नाम जो है अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। तो सवाल करते हैं कि अलाउद्दीन का बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प, यानी कि दो इसके नाम थे, किसके? अलाउद्दीन के। तो सवाल फिर से है कि अली तथा गुरसास्प किसके बचपन का नाम था? यानी कि किसके बचपन का नाम था? अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली और गुरसास्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी जो है सेना को नगद वेतन देता था और स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो था ये दिल्ली का प्रथम शासक था जिसके पास जो है सबसे विशाल स्थायी सेना थी। सबसे विशाल जो है स्थायी सेना थी किसके पास? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी दिल्ली सल्तनत में। तो सवाल यहाँ पर हम लोग करते जाएंगे, सवाल जरूरी है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को जो है मतलब वेतन किस रूप में देता था? तो नगद वेतन देता, नगद वेतन। और क्या क्या किया था? किसकी नींव रखा था? तो स्थायी सेना की नींव रखा था। तो सवाल यह है कि नगद वेतन तथा अस्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी।
अलाउद्दीन खिलजी किसको जो है नगद वेतन और अस्थायी सेना की नींव रखी थी? तो मतलब नगद वेतन जो सेना का देता था और नींव रखी थी अस्थायी सेना की। चलिए सवाल है कि दिल्ली के शासकों में किसके पास जो है सबसे विशाल अस्थायी सेना थी? तो आपका आंसर जो है आपका आंसर जो होगा दिल्ली के शासकों में किसके पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। समझ गए? तो इसको फिर से समझ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन दिया, यानी कि जो बहुत सारे राजा जो थे वो क्या करते थे, सेना को भूमि देते थे, जमीन जो है उसको देते थे। और उस जमीन पर क्या होता था कि ये लोग सेना जो थी, अब वो जमीन पर खेती करेगा कि सेना में काम करेगा, तो सेना क्या करता था, किसी को जो है दे देता था, और उससे जो जो भी इनकम होता था तो वो उससे उसका जो है ना जीवन चलता था। यानी कि उसको जो है नहीं होता है कि उसको नगद वेतन नहीं मिलता था, डायरेक्ट जैसे पैसा नहीं मिलता था, लेकिन ज़मीन मिलता था। तो उस ज़मीन पर किसानों से या किसी को देकर खेती करवाता था, और उससे अपना जो है जो भी होता था मिलता था, उससे उसका चलता था, घर परिवार जीवन यापन जो भी हो। ये जो था अलाउद्दीन क्या किया, तो इसने भूमि नहीं दिया, बल्कि इसने नगद वेतन देना शुरू किया कि नगद वेतन लीजिए, भूमि आपको नहीं दिया जाएगा। तो नगद वेतन देता था, नगद वेतन सैनिकों को। तो इस तरह से चीज़ें हैं, क्योंकि वो भूमि दे देगा, तो भूमि दे देगा, नगद वेतन नहीं देगा, तो पैसे चाहिए ना उसको परिवार चलाने के लिए सेना को। जैसे आज भी हमारी सेना है, चाहे दुनिया की कोई भी सेना है, उसको क्या मिलता है, नगद वेतन मिलता है, भूमि तो मिलता नहीं है। अगर सरकार उसको भूमि दे देगी तो वो सेना में जाकर सेना में ड्यूटी करेगा कि आकर यहाँ पर खेती करेगा, वो तो सैनिक नहीं हुआ, खेती करने वाला तो किसान हो गया। तो पहली बार खेती करने लगेगा तो सारी चीज़ें उसको जरूरी है, जो सेना के लिए ज़रूरी है, फिट रहना, एकदम तत्पर रहना, नई-नई चीज़ें जो है आजकल नए नए अत्याधुनिक हथियार आ रहे हैं, बंदूकें आ रही है, तो उन पर जो सारी चीज़ें अपडेट रखना और फिट रहना, ये सारी चीज़ें होती है। अब किसान यहाँ पर आएगा, खेती करेगा कि सैनिक के काम करेगा, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अगर मान लीजिए कि सेना देगी तो क्या करेगा, मतलब सेना को भूमि दिया जाएगा तो क्या करेगा वो दे देगा, किसी न किसी को देगा, जो खेती करेगा उसको देगा, और उसके बदले में वो साल में एक बार कि हाँ इतना रुपया आप मुझे दीजिएगा, ये खेत ले लीजिए, जिसको लेना होगा ले ला, जिसको नहीं लेना नहीं लेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो तो इस तरह से जो है वो अपना सेना में काम करेगा, इधर जो भी होगा उससे उसका परिवार चलेगा। तो इस तरह से तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इस तरह से ना करके नगद डायरेक्ट वेतन दिया, जो आज के समय में सेना को दिया जाता है, पूरी दुनिया का सेना को। और और इसी ने जो है स्थायी सेना रखा, यानी कि खुद की सेना। जैसे बहुत सारे राजा थे, जब आप प्राचीन काल पढ़े होंगे तो बहुत सारे राजा थे, उनके सामंत थे, सामंत। प्राचीन काल में हर्षवर्धन थे, चाहे गुप्त थे, चाहे कुषाण थे, तो जो जो भी थे उस समय के, तो जैसे मौर्य वंश के जो आपके बाद जो थे उनके अंदर में सामंत थे, या गुप्त वंश हो गए, हर्षवर्धन हो गए, या साउथ में हो गए, जितने भी प्राचीन काल में पढ़ेंगे तो सामंतों के बारे में आप जानेंगे, ये सामंत थे। तो सामंत जो थे तो क्या होता था कि सामंत होते थे, और वो जो है क्या करते थे कि अलग अलग सामंत, मतलब जैसे कि गुप्त साम्राज्य है, उसका साम्राज्य पूरे भारत पर है, तो सामंत होते थे, और राजा का दिन सामंत होते थे, और सामंतों के पास जमीन भी होती थी, और जो है सेना भी रखते थे। सेना एकदम मतलब 1 लाख 2 लाख फौज नहीं रखते थे, थोड़ा थोड़ा करके, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000 ऐसे करके रखते थे, मतलब जिसकी जितनी क्षमता वो रखते थे। और जब भी राजा को जरूरत पड़ती थी, जब भी युद्ध होने वाला होता था, तो राजा क्या बोलता था, आदेश भेजता था, तो वो लोग जो है जितने भी सामान थे अपनी अपनी सेना लेकर आते थे। तो वो हो गया अस्थायी सेना, यानी कि आपके खुद की जो है ना सेना नहीं है, यानी कि स्थायी सेना नहीं है। जैसे कोई देश है, जैसे कि भूटान है, आज के समय भूटान है, तो भारत क्या होता है, भूटान के लिए लड़ता है, भूटान की रक्षा करता है, भूटान की स्थायी सेना नहीं है, भारत उसकी सुरक्षा करता है, उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। तो भारत क्या है, भारत स्थायी सेना रखा है, लेकिन भूटान तो स्थायी सेना नहीं रखा है, भारत अस्थायी है, क्योंकि भारत उसके लिए लड़ता है। तो किसी देश के लिए किसी और देश का सैनिक अगर लड़ रहे हैं, और जिस देश के लिए लड़ रहे हैं उस देश में सेना नहीं है, बल्कि दूसरे देश में सेना जाकर लड़ रहे हैं, तो वो क्या हुआ कि अस्थायी हो गया। यानी कि आपके लिए अगर कोई काम कर रहा है, जैसे कि आप जो है क्या होता है कि खुद के घर में रह रहे हैं, यानी खुद का बनाया हुआ घर रह रहे हैं, वो आपका स्थायी घर हो गया, और आप किसी और के घर में रह रहे हैं तो वो अस्थायी घर हो गया। हो सकता है कि आप भाड़े पर रहें, या हो सकता है कि आप गरीब हो तो कोई आपको मतलब सहानुभूति के तौर पर आपको
रहने के लिए दे दिया कि हाँ भाई रहिए, कोई बात नहीं, आप गरीब हैं, तो आपका अस्थायी घर हो गया, वो कभी भी निकाल सकता है, कभी भी आपको हटा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसने जो है स्थायी सेना की नींव रखी, यानी कि खुद की सेना, और उसमें भी नगद देता था, भू राजस्व या भूमि नहीं देता था। आप डायरेक्ट नगद लीजिए, काम कीजिए, सैनिक सेवा दीजिए। तो अलाउद्दीन दिल्ली का पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना रखा और नगद वेतन देने का कार्यक्रम शुरू किया, और सबसे विशाल अस्थायी सेना इसी की थी। ऐसे भी बहुत सारे राजा थे जिनके पास सेना थी, ऐसा नहीं है कि जितने भी राजा थे प्राचीन काल में उनके पास सेना नहीं थी, सेना होती थी। सेना होने के साथ साथ जो भी सामंत होते थे उनकी भी सेना होते थे। ठीक है, जैसे एक राजा हुआ, उसके पास एक सैनिक कितने हो गए, 1 लाख सैनिक हो गए, 1 लाख सैनिक हो गए, उसकी अस्थायी सेना हो गई। लेकिन उसके जो सामंत होते थे उनके पास किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 20,000, किसी को 15,000, ऐसे करके सेना होती थी। तो वो भी आकर क्या होता था कि वो आते थे, जब भी युद्ध होता था तो शामिल होते थे, साथ देते थे राजा के साथ, तो इस तरह से बड़ी सेना बन जाती थी। तो स्थायी और अस्थायी दोनों मिलकर, और ये जो है अपनी खुद की स्थायी सेना रखा था, और सबसे विशाल सेना थी दिल्ली सल्तनत में इसकी। दिल्ली के शासकों में जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी, सबसे विशाल स्थायी, यानी कि किसी और पर डिपेंड नहीं था, ये सोच कर रखा था किसी और पर डिपेंड नहीं, मेरी खुद की सेना होगी। समझ गए? तो यही चीज़ है, आज के समय में किसी और के भरोसे आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं, आपको जो है ना खुद के भरोसे रहना पड़ेगा। जैसे कि बहुत बार युद्ध हुआ है, 1971 में हुआ है, कारगिल का युद्ध हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों की जब जरूरत पड़ी अमेरिका से मांगा गया, भारत ने मांगा, तो अमेरिका ने सीधे साफ मना कर दिया, और उस समय जो पाकिस्तान की मदद किया था। तो भारत ने सोच लिया कि नहीं भाई, दूसरे युद्ध जो है दूसरे के हथियारों से नहीं लड़ा जा सकता है। मान लीजिए दूसरे के भरोसे हैं, युद्ध के समय बोलेगा कि नहीं दूंगा, तब क्या कीजिएगा? इसलिए लड़ना है तो खुद के दम पर लड़िए। तो यही जो है भारत जो है आत्मनिर्भर जो है ना, डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। अभी भी जो है कि बहुत सारे देशों से हथियार खरीदे जाते हैं, रूस से तो सबसे ज़्यादा, लेकिन अब जो है भारत हथियारों के मामले में जो है दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। तो चलिए, तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा हथियारों के क्षेत्र में, आप दूसरे के भरोसे नहीं जीत सकते हैं। मान लीजिए कि आप अमेरिका के भरोसे लड़ने जाएँ, अमेरिका तो वैसे भी आपकी मदद करता नहीं है, और उस समय आपको पीछे छोड़ दिया तो क्या करेंगे? रूस के भरोसे ना, रूस हो सकता है कुछ कारण हो जाए ना सहयोग कर सके, इजराइल के भरोसे जाए, वो भी हो सकता है इस वो अपने ही जो है ना युद्ध में फंसा हुआ हो सकता है। जैसे अभी युद्ध हो रहा है, अमेरिका ईरान मिलकर ईरान में लड़ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, चीन से युद्ध हो जाए, ठीक है, बांग्लादेश इधर है, तो हो जाए तो क्या करेगा? वो तो पहले ही फंसा हुआ है इजराइल, तो क्या करेगा? रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, क्या करेगा? इसलिए आपको जो है लड़ाई लड़ना है तो खुद के दम पर लड़ना पड़ेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी और के भरोसे आप नहीं लड़ सकते हैं। एग्ज़ाम देने गए हैं, दूसरे के पेन के भरोसे गए हैं, नहीं दिया तो क्या करेंगे? यही सारी चीज़ें हैं, तो खुद के दम पर जाइए, खुद के भरोसे रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस लाइन से भी सीखने को मिल रही है, यानी कि मध्यकाल में ये जो अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे विशाल सेना, स्थायी सेना रखा था, ये बता रहा है कि आपको खुद को जो डिपेंड रखना पड़ेगा, खुद पर डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी, और ये चीज़ जो है हमारे लिए सीखने के काम की चीज़ है। अलाउद्दीन खिलजी हुआ नहीं, यानी कि मध्यकाल में जो भी चीज़ें हो रही है वो घाटा सिखा रही है। जैसे सामंतों के जो है ना, जो भी सामंत थे, बहुत बार जो राजा सामंतों के भरोसे रहता था, और क्या होता था, सामंत जो धोखा दे देता था, धोखा तो क्या होता है, जिसके कारण से राजा थे उसके भरोसे वो सामंत था, वो मिल गया उसके दुश्मन से, तो इस कारण से कई बार हारना पड़ता था। युद्ध जितना है तो खुद के भरोसे लड़िए, दूसरे के भरोसे नहीं, ये चीज़ सिखा रहा है। और आज के आज के वर्तमान युग में, आधुनिक युग में ये सिखा रहा है कि ये लाइन कि आपको खुद पे डिपेंड रहना होगा, ना कि दूसरे के पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा थी। प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की। देखिए ये जो लाइन है ऊपर वाला, ये जो इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल, मतलब डिफेंस के क्षेत्र में अगर बात आएगी कि क्या आत्मनिर्भर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, या हमें जो दूसरे देशों से जो हथियारों का आयात करना चाहिए, इस तरह से, तो ये चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं कि आप तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो हो रहा है उसके बारे में, दुनिया में जिस तरह से युद्ध हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें हो रही है, आप उस पर फोकस करना पड़ेगा, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और उससे सीखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप जो है मध्यकाल में और प्राचीन काल में जो भी चीज़ें हुई है, घटनाएं हुई है, उसका भी जो है आप उस इंटरव्यू में दे सकते हैं कि मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक था
जिसके पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। और अलाउद्दीन हमें ये सिखा रहा है, उस समय की मध्यकाल से हमें सीखने को ये मिल रहा है मध्यकालीन भारत से, कि आपको जो युद्ध लड़ना है खुद के भरोसे से लड़ना होगा। जैसे प्राचीन भारत में बहुत सारे ऐसे राजा थे जो सामंतों पर जो है निर्भर थे, उनकी खुद की सेना थी लेकिन इतनी विशाल सेना नहीं थी, वो सामंतों पर निर्भर थे। और कई बार जो होता था सामंत जो है धोखा दे देते थे, जिसके कारण से उनकी हार हो जाती थी। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में हमें जो है दूसरे दोनों देशों से आयात करना चाहिए हथियार, लेकिन अपनी डिपेंडेंसी जो है पूरी की पूरी उन्हीं पर जो है ना थोप नहीं देनी चाहिए, यानी कि पूरी तरह आप उन्हीं पर निर्भर हो गए। ठीक है, बैसाखी के सहारे कब तक चलिएगा, ये सारी चीज़ें हैं, आपको खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जो है ना उन पर जो है डिपेंडेंसी जो है धीरे धीरे कम करनी चाहिए। और करते करते मतलब आपको इस तरह मतलब इस लेवल तक पहुंचनी चाहिए ताकि आपको किसी और पर डिपेंड ना रह सके। और ये चीज़ जो है अलाउद्दीन खिलजी सिखा रहा है हमें, ये चीज़ सीखने को मिल रहा है। तो हमें जो है अपनी खुद की लड़ाई खुद से लड़नी होगी, किसी और देश के भरोसे नहीं लड़ सकते हैं। हो सकता है कि हम जिसके भरोसे लड़ने जाए वही दूसरे देश से युद्ध में उलझ गया हो, तो वो अपना देश पहले देखेगा कि आपको देखेगा। जैसे रूस यूक्रेन हो रहा है, इजराइल और अमेरिका लड़ रहे हैं अभी ईरान से, तब मान लीजिए चीन और पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश 3 फ्रंट वार युद्ध शुरू हो गया, तो क्या करेंगे, कहाँ से हथियार लेंगे? अगर खुद पर डिपेंड रहेंगे नहीं, आप खुद हथियार बनाएंगे नहीं, तो लड़ेंगे कैसे? लड़ेंगे कैसे? यही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू में भी जो है इसी तरह से जब पढ़ना आप शुरू करते हैं, तो तैयारी जब शुरू करते हैं वहीं से इंटरव्यू की शुरुआत हो जाती है। एक एक सब्जेक्ट का एक एक जो है ना सब्जेक्ट से लिंक होता है, करंट अफेयर से लेकर इंटरनेशनल रिलेशन, सब कुछ जितने भी युद्ध हो रहे हैं वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। युद्ध से जो है जितने भी देशों को सेनाएँ हैं, जितने भी उसके जो रणनीतिकार हैं वो सीखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, किसका इस्तेमाल करना है, किसका नहीं करना है, कैसे युद्ध जितनी है सारी चीज़ें, समझ गए? ये टैक्टिक्स सारे जो सीखते हैं वो पूरी पूरी दुनिया जो है ध्यान से देखती है, एक एक युद्ध को जो है ना देखती है ध्यान से कि क्या क्या हुआ, कौन से मिसाइल इस्तेमाल किया गया, कौन सी रणनीति इस्तेमाल की जा रही है, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए होती हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन जो है भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं कि अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना कर दिया, तो 1/2 भाग कर दिया गया, 1/2 भाग कर दिया। तो सवाल फिर से है कि 1/2 भाग उपज का बढ़ाकर, यानी कि भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने खम्स यानी लूट का धन में, यानी कि खम्स यानी लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। यानी कि इसने खम्स, यानी कि खम्स बोला जाता था लूट का धन, यानी कि कहीं गए वहाँ पर लूटे, धन लूटे, तो लूट वाले धन को खम्स कहा जाता था उस समय। खम्स आज जो हम लूट का धन बोलते हैं, लूटा हुआ धन, तो खम्स उस समय बोला जाता था। तो खम्स में सुल्तान को जो हिस्सा होता था, सुल्तान का हिस्सा वो होता था, सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया गया, 3/4 भाग कर दिया गया। तो कितना कर दिया गया, 3/4 भाग कर दिया गया, यानी कि कम कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने जो है व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने जो है व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए, यानी कि व्यापारी जो थे बेईमानी करते थे, होता है आज भी होता है कि तौल देते हैं, कम तौलते हैं, बहुत सारे लोग तौलते हैं, नहीं होता है कि एक केजी लीजिए तो 900 ग्राम ही होगा, समझ गए, 100 ग्राम मार देते हैं। तेल लेने जाइए तो उसमें भी कम ही होता है, पेट्रोल पंप डीजल लेने जाइए पेट्रोल लेने कम ही होता है। तो इस तरह से ये बेईमानी होता है आज भी। तो क्या किया गया, ये सिखा रहा है कि जो है ना डर होना चाहिए, तभी जो है नियमों का लोग पालन करेंगे। डर नहीं होगा ना तो कोई नियम पालन करने वाला नहीं है, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, न ट्रैफिक नियम से लेकर कुछ भी नहीं, समझ गए। डर नहीं होगा तो वही होगा, जैसे कि बहुत सारे रेप मर्डर जो होते हैं, कलकत्ता में हुए, दिल्ली में हुए, निर्भया कांड अभी फिर हुआ है। तो अगर सज़ा उस लेवल का नहीं दीजिएगा तो डर नहीं होगा, अपराधी को लगेगा मैं तो करूँगा, बलात्कार करूँगा उसके बाद बच जाऊँगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, कोई मुझे टुकने वाला, मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो करेगा ही, अपराध बढ़ती ही जाएगी। डर होना चाहिए। अभी आपका सऊदी अरब में है, वहाँ पर क्या है कि दिन घर जो खुला रहता है लेकिन कोई चोरी नहीं कर सकता, किसी की औकात नहीं चोरी करने की, कोई लड़कियों को घूर नहीं सकता है,
समझ गए, डर है इसलिए तो नहीं घुरता है। यहाँ पर तो पूरा नौटंकी चलता है। छेड़खानी करो, छेड़खानी छोड़ो ना यार, वहाँ तो रेप कर देता है। कुछ दिन पहले थी न्यूज में आया था कि आपका स्टेशन, रेलवे स्टेशन से एक लड़की को उठाकर जो है ना गाड़ी में, पता नहीं कितने 24 घंटे के 48 घंटे रेप किया गया है पूरे गाड़ी में ही। ये कांड होते हैं क्योंकि डर नहीं है, कोई नियम कानून किसी के नहीं है, ऊपर से नीचे तक सबके सब नहीं होता है, पैसे वाले तो लोग तो और भी ज़्यादा। ये सारी कहानी है। तो डर होना चाहिए। तो क्या किया कि डर, यानी कि ये डर जब तक नहीं होगा तब तक ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, ये सुधरने वाला नहीं है, मैं बच जाऊंगा, कौन रोकने वाला टोकने वाला है। तो डर के लिए इसने जो है क्या किया कि बेईमानी रोकने के लिए, यानी तौल जो है 1 किलो लेते हैं उसमें 900 ग्राम होता है, 2 किलो ले उसमें जो है 1700 1800 ऐसे होता है, तो पूरा मतलब कम तौला जाता है और पैसा उतना ही लिया जाता है। तो क्या होता है कि इसको रोकने के लिए जो क्या किया कि जो भी कम तौलेगा उसके शरीर से जो मांस काट लिया जाएगा, ये आदेश दे दिया। अब कोई भी तौलेगा, तौल तौल दिया, तौलने के बाद वो व्यक्ति लेकर गया कहीं और तौलाया, वहाँ पर कम आया, उसके बाद आएगा, उसके बाद बोलेंगे कम तौला है, नहीं तो चलो वहाँ पर तौला जाएगा, देखिए कम है, उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा, उसको पूरा शरीर से मांस काट लिया जाएगा, जब काटा जाएगा तब समझ में आ जाएगा, उसके बाद वो नहीं करेगा। नहीं होता है कि झुंड में जब लोग आते हैं ना किसी को मारने के लिए, बस उसमें से किसी एक को मार दीजिए, बाकी अपने आप भाग जाएंगे डर से, यही डर होता है। तो डर जरूरी है, नियम कानून को अगर पालन करवाना है तो डर बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। इसने जो है अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, यानी कि जो है ना आप जो है हर चीज़ का दाम तय कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है हर चीज़ का दाम तय कर दिया कि दूध का दाम इतना होगा, ठीक है, मांस जो है आप खरीदते हैं उसका इतना होगा, चीनी का दाम इतना होगा, गेहूं का दाम इतना होगा, चावल का इतना होगा, कपड़े का ये होगा, सब कुछ। आप उससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते हैं, उससे कम बेचिए वो आपकी मर्ज़ी, वो बर्बाद हो जाए आपकी मर्ज़ी। लेकिन आपका मतलब 3 रुपया के अगर पार्ले जी है, उस समय पार्ले जी नहीं था, मान लीजिए मैं समझा रहा हूँ, अगर 3 रुपये का पार्ले जी है तो आप 4 रुपये में नहीं बेच सकते हैं। चावल अगर 1 रुपये किलो है उस समय, या पैसा आना ऐसे चलता था जो भी है, तो मान लीजिए कि आज के समय में अगर 40 रुपये केजी अगर चावल उसने तय कर दिया है तो 40 से आप 41 नहीं बेच सकते हैं। और दूसरा, आप 1 केजी का 1 केजी ही तौलेंगे, उससे कम नहीं तौलेंगे तो मांस काट लिया जाएगा आपका। तो इसने जो है ये जो व्यवस्था लागू की एकदम सही की आम जनता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। सवाल कर लिया जाए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों से सवाल करना जरूरी है, यानी कि चलिए सवाल शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था, तो मलिक काफूर को भेजा था, मलिक काफूर को। चलिए फिर से सवाल है कि मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने किसकी विजय के लिए भेजा था, तो दक्षिण भारत के विजय के लिए। चलिए अब ऊपर वाला देख लेते हैं कि बेईमानी रोकने के लिए जो भी व्यापारी थे जो है उनके बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश किसने दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था कि आप कम तौलिएगा तो आपके शरीर से मांस काट लिया जाएगा। तो ये जो है किसने दिया था, आदेश किसने दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। दूसरा सवाल है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली तो किसने लागू किया था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, यानी कि कोई भी वस्तु हो, चावल हो, दाल हो, जो भी हो, तेल हो, जो भी हो, उस पर हर चीज़ का एक मूल्य निर्धारित किया गया, यानी कि आप अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते हैं, जो मन किया उसी में बेच दिए, 2 रुपये सामान 10 में बेच दिए, ये नहीं चलेगा। जो चीज़ का जितना रेट है उसी के अनुसार बेचेगा, जिसकी कीमत है उसी के अनुसार होगा। और दूसरी बात की बहुत सारे लोग नहीं होता है जमाखोरी कर लेते हैं, बहुत बार हो चुका है कि नमक जो है ना, नमक का दाम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। प्याज का दाम कभी कभी बढ़ जाता है 150 200 रुपये किलो, टमाटर का बढ़ जाता है। ऐसे कई बार जो है चीज़ों की जो है ना, ये सब व्यापारी लोग हैं जमाखोरी कर लेते हैं, मार्केट में जो है ना बहुत सारे ये हल्ला मतलब कर देते हैं कि ये चीज़ कम हो गया, नहीं मिलेगा इतने दिन तक। ये तो लोग क्या होता है कि औने पौने दाम में नहीं होता है कि जो चीज़ 10 रुपये में बिकने वाली वो 50 में बिकने लगती है। तो इस तरह से कमाने का धंधा हो जाता है, कई बार ये इधर हो चुका है। ठीक है, 2000 से लेकर 2026 के बीच में ये हुआ है कांड। एक बार तो नमक का हुआ था, 50 रुपये नमक मिला था, 50 रुपये। उस समय मैं पटना में रहता था, तब तब की बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो बहुत बार जो जमाखोरी कर लेते हैं और जो है ना, और मार्केट में क्या होता है उस चीज़ शॉर्ट डाउन हो जाता है और चारों तरफ मार्केट में हल्ला कर देते हैं कि मार्केट में चीज़ नहीं है, ठीक है, और वो चीज़ महंगी बन बिकने लगती है। जिस चीज़ का दाम 10 रुपये वो 50 में बिकने लगती है, तो ग्राहक जो भी व्यापारी उनका क्या फ़ायदा है, वो अब वो क्या करेंगे, निकाल निकाल कर बेचना शुरू कर देंगे। वो 10 का जो सामान है, नमक है 10 रुपये है, खरीदा हुआ इनका कितना रेट पड़ेगा, 5 रुपया, 4 रुपया या 6 रुपया या 7 रुपये पड़ा होगा, या 8 रुपये मान लीजिए, 8 रुपये पड़ा होगा, 8 रुपये पड़ा होगा उनका। बेचेंगे 10 रुपये के जी, 2 रुपया पर नमक पर उनको फायदा होगा। मान लीजिए 1 ही रुपया हुआ पर एक, मतलब पॉकेट बेचते हैं नमक का, तो 1 रुपये उनको फायदा हुआ। अब यहाँ पर जो है मान लीजिए कि 9 रुपये में खरीदी हुई प्राइस है नमक की, और 10 रुपये बेच रहे हैं, तो उनको हर नमक के पॉकेट पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी फायदा हो रहा है। अब वही नमक 50 रुपये में बिक रहा है, अब समझिए कितना फायदा हो रहा है, कितना फायदा, जोड़ लीजिए कितना फायदा हो रहा है। समझिए कि इस तरह से चीज़ें की जाती है। तो ये जो एकदम मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है पूछा गया किसने लागू किया था, तो ये तय किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी कि बाजार जो है, बाजार में जो भी चीज़ें बिकेगी वो उसका जो है तय दाम करता था अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए ताकि जो है मान लीजिए कि कीमतें बढ़ जाएगी औने पौने दाम में, नहीं होता है कि जैसे मर्जी वैसे बेचेंगे व्यापारी, जनता को लूटेंगे, तो जनता क्या होगा, त्रस्त होगी, और उसके बाद किसके पास जाएगी, राजा के पास जाएगी, या विरोध भी करेगी तो किसको करेगी, राजा के विरोध करेगी। जैसे कि आज के समय में महंगाई जब बढ़ती है, महंगाई, तो आरोप किस पर लगता है, सरकार पर। कंट्रोल करना किसका काम है, तो सरकार के। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बम जब फूटेगी, अभी तो तेल 3 रुपये कुछ पैसे बढ़ा है, तो सरकार पर ही गुस्सा फूटेगा, गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया, जितनी भी चीज़ें हैं उसका दाम बढ़ेगा, तो वो आरोप सरकार पर लगेगी। तो उसी तरह से उस समय जो है महंगाई अगर बढ़ती, व्यापारी जो भी करते हैं, तो उसके बाद जनता त्रस्त होती, विरोध करती, और क्या करती, अलाउद्दीन खिलजी को सत्ता से हटाने की कोशिश करती, जनता विद्रोह करती। तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों से जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को बचाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें किया, ताकि जो शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और ये सारी चीज़ें जो है उस समय मध्यकालीन भारत में ये सारी चीज़ें जो है किया जा रहा है। तो आज के समय में वो सारी घटनाएं होती है, वो सारी घटनाएं होती है, हमारे समाज में होती है, हमारे देश में होती है, हमारे दुनिया में, इस दुनिया में होती है, इस दुनिया में होती है। जैसे कि अभी जो है ईरान का जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका ईरान से चल रहा है युद्ध, इसमें पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है। तेल वहाँ से जो हॉर्मुज से तेल, यानी कि बहुत सारे जो है बिजनेस होता है, व्यापार होता है उस रास्ते से, पूरा का पूरा वहाँ पर जो भी जहाज रहे वहाँ पर ड्रोन से उड़ा दिया जा रहा है, वहाँ से तेल नहीं आ पा रहा है। इससे क्या होगा कि यूरोप की, भारत की, एशिया की, जापान, जितने भी देशों की अर्थव्यवस्था क्या हो चुकी है, धीरे धीरे मतलब स्थिति खराब होती जा रही है। और रही बात अमेरिका, अमेरिका की क्या है, उसके पास से मतलब तेल भी है, तेल है उसके पास, बहुत ज़्यादा तेल रखा है अमेरिका। अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे या न्यूज़ सुनते होंगे, करंट अफेयर फॉलो करते होंगे, बड़े बड़े बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट यानी कि आपका न्यूज़ चैनल वाला नहीं, वो तो भाई रोज़ वर्ल्ड वार कराते हैं, उनका नहीं भाई, यूट्यूब पर जो लोग हैं बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं, उनका देखिए, इनको छोड़िए, ये सब बिके हुए लोग हैं, ठीक है, चमचागिरी करने वाले लोग हैं, उनका देखिए जो चमचागिरी नहीं करते, यूट्यूब पर हैं, ठीक है, उनका देखिए वो बताएंगे। तो अमेरिका का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें होती है। कई बार कीमतें जो युद्ध से भी बढ़ जाती है, ये तो कहानी है ये सब। तो गैस सिलेंडर का दाम क्यों बढ़ा, युद्ध की वजह से, नहीं तो नहीं बढ़ता। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है सीखने के लिए है, और आपके लिए जो है मेंस के साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें या ना करें, आप बीपीएससी की तैयारी करें या ना करें, एसएससी करें, रेलवे करें, बैंकिंग करें, किसी चीज़ के करें, टीचर के करें, कुछ भी करें, लेकिन इस तरह से पढ़िए, ठीक है, ताकि जो सिर्फ किताबें जो है ना, सिर्फ किताबें पढ़कर याद करने के लिए नहीं हो, बल्कि इससे सीखने के लिए हो। और ये जो किताब पढ़ने के बाद आप ये समझ सकें वो जो चीज़ें चल रही है, क्या ये हमारे समाज में हो रही है, नहीं हो रही है, यानी उस समय जो घटनाएं हुई थी वो क्या आज हो रही है या नहीं हो रही है। रिलेट कीजिए, रिलेट करना सीखिए, ठीक है। बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं एक एक चीज़ को ऐसे ही अधिकारी नहीं बनते हैं, चीज़ों को रिलेट करना सीखते हैं। प्राचीन काल से, मध्यकालीन भारत काल से, आधुनिक भारत से, और आज का जो वर्तमान समय है, इन सबको रिलेट करते हैं। पूरी दुनिया से जो भी घटनाएं घट रही है ना, सबको रिलेट करते हैं, समझ गए, तभी अपना जो है राय या पक्ष रखते हैं पूरी दुनिया के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला व हजार खम्बा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खम्बा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। तो चलिए यहाँ पर जो है ये सब याद करने वाला है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खम्बा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अब सवाल करते हैं। सवाल है कि जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन ने करवाया था। दूसरा सवाल है कि सीरी का महल किसने बनाया था? तो आपका सीरी का महल या सीरी का किला अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। उसके बाद से हजार खम्बा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है सवाल कर लीजिए, किसको जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? किसको जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है। चलिए सवाल है कि अलाई दरवाज़ा को मतलब क्या कहा जाता है? तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी अधिकार का सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था, यानी कि देवई मतलब दैवई दैवई अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। यानी कि इसका अर्थ था दैवई मतलब देव, मतलब राजा जो है ना देवता का समान होता है, ठीक है। और जो ऊपर वाला है इसको इसलिए भेजा है यहाँ पर ताकि यहाँ पर जो है राज को संचालित कर सके, राज को चला सके, ठीक है। और सारी प्रजा जो है वो उसका पुत्र है, ठीक है। तो ये देव का जो है ना देवताओं का जो अधिकार के समान ये मतलब ये किया था। राजा जो है ईश्वर के समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। इसमें याद करने वाला चीज़ है, ये समझने वाला कुछ है नहीं। क्वेश्चन, सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। सवाल करते हैं अब, सिकंदर सानी की उपाधि से किसने जो स्वयं को विभूषित किया? तो आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर से सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस उपाधि से स्वयं को विभूषित किया? तो सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। फिर से कर लेते हैं एक बार फिर। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अब सवाल करते हैं, अलाउद्दीन ने किसको जो है दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो मलिक याकूब को। फिर से सवाल है आपका कि मलिक याकूब को किसने जो है दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर से सवाल है कि मलिक याकूब को अलाउद्दीन ने मतलब नियुक्त किया था तो दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। यानी कि क्या नियुक्त किया था? तो दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। किसने? तो अलाउद्दीन ने। किसको? तो मलिक याकूब को। क्या नियुक्त किया था? तो दीवान ए रियासत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। यानी कि अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी जो है वस्तुओं की परमिट जारी करता था। जैसे आजकल परमिट जारी नहीं होता है, कोई भी वस्तु होती है तो उसका परमिट कौन जारी? सरकार जारी करती है। तो उसी तरह से अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त कौन था? तो परवाना नवीस था। कौन था? तो अलाउद्दीन द्वारा नवीस परवाना नवीस था। ये क्या था? तो ये जो है ना क्या करता था, ये अधिकारी जो था वस्तुओं की परमिट जारी करता था, परवाना नवीस नामक अधिकारी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। वस्तुओं की परमिट जारी कौन करता था? तो परवाना नवीस नामक अधिकारी करता था। ये किसके द्वारा नियुक्त था? परवाना नवीस नामक अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त था? तो अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त था। और ये अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस क्या करता था? तो वस्तुओं की परमिट जारी करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सहना-ए मंडी यहाँ खदानों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सहना-ए मंडी यहाँ खदानों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय-ए-अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी-बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तु बिकने के लिए आती थी। यानी कि सहना-ए मंडी होता है, सहना-ए मंडी, जैसे मंडी होता है, मंडी सुने ना आज के समय में मंडी, यहाँ पर जाइएगा सब्जी मिलेगा, आपको फल मिलेगा, मतलब तरह तरह के सब्जियाँ फल ये सब मिलते हैं पूरा, तो मंडी हो जाता है। मंडी से लोग जाते हैं तो सब्जी फल उल केला तेला सब जितना है सब कुछ लाते हैं, तो मंडी हो गया जहाँ खदानों की बिक्री होती थी, यानी कि खदान यानी खाद्य सामग्री की बिक्री होती थी, तो उसको सहना-ए मंडी कहा जाता था। समझ गए। अब सराय-ए-अदल, सराय-ए-अदल हो गया जहाँ वस्त्र, वस्त्र हो गया, शक्कर हो गया, जड़ी बूटी हो गया, मेवा होगा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। यानी कि और भी बहुत सारी वस्तु होती है ना, घर से काम से लेकर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सारी चीज़ें जो है सराय-ए-अदल में आती थी। सहना-ए मंडी याद रखिए जहाँ खाने पीने की वस्तुएं, जैसे क्या होगा चावल दाल हो गया, चावल दाल नहीं, यहाँ पर खादानों की बिक्री, तो हाँ चावल दाल हो जाएगा इसमें। और आपका क्या बोलते हैं वो फल उल सब्जी उब्जी जितना है सब इसमें आती है। इसमें जो है वस्त्र हो गया, सराय-ए-अदल में वस्त्र बिकता था, शक्कर, जड़ी बूटी, जितना जड़ी बूटी होता था, मेवा तेवा जैसे काजू किशमिश गड़ी छोड़ा जितना होता है ना सब पूरा, दीपक का तेल और निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोजशाही से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति के व्यापक जानकारी जो है जियाउद्दीन बर्नी की कृति जो है तारीख फिरोजशाही से मिलती है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जो भी व्यापक जानकारी थी वो जो है जियाउद्दीन बर्नी की लिखी हुई जो है कृति है तारीख फिरोजशाही उससे मिलती है। तो सवाल अब लोग हम करेंगे, पहला करने से पहले थोड़ा फिर से समझ लेते हैं। तारीख फिरोजशाही जो है ये जो है एक रचना है, एक किताब है, ठीक है। तो इसको जो है जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने एक किताब है, इसका नाम है तारीख फिरोजशाही। इसको लिखा है किसने? तो जियाउद्दीन बर्नी। इसमें क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति, यानी कि आर्थिक नीति अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी, जैसे कि अभी के समय जो है जो भी सरकार है सेंटर में उसकी आर्थिक नीति क्या है देश के प्रति, वो लोग हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो सरकार दूसरी सरकार आएगी, जब भी अगर बीजेपी है अभी शासन में, बीजेपी के बाद जो भी सरकार आएगी, तो बीजेपी के बाद जो भी सरकार आएगी आने वाले समय में, तो उस सरकार में जो बीजेपी की जो भी आर्थिक नीति रही है उसका जो है तय मतलब होगा आने वाले समय में कि बीजेपी जो भी की है क्या वो सही की है या गलत की है, क्या उसका आर्थिक नीति सही था या गलत था, उससे देश को कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, सारी चीज़ें। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की बातें होती है, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में जब वित्त मंत्री थे तो उस समय जो उदारीकरण हुआ था, भारत के पास थी क्या था थी क्या बोलते हैं आपका वो विदेशों से आयात और करने के लिए तेल वल ये सब सामान खरीदने के लिए उसको बोलते हैं डॉलर, उसको एक और भी चीज़ बोलते हैं मुद्रा भंडार। मुद्रा भंडार क्या थी? तो हमारे मुद्रा भंडार जो है ना खाली थी, हालत ख़राब थी, तो उदारीकरण किया गया। तो आज बात होती है ना जो भी है बात करते हैं कि 91 में जो उदारीकरण हुआ, मनमोहन सिंह की बातें होती है, अटल बिहारी वाजपेयी की होती है। तो अभी जो है उतनी चीज़ें तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले समय में ये जो सरकार है 2014 से है, और इसके बाद जो भी दूसरी पार्टी आएगी या दूसरी सरकार आएगी तो उसमें इनकी जो आर्थिक नीति है उस पर बातचीत होगी कि क्या सही था या गलत था, क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें। तो इसने जो है इसकी आर्थिक नीति के बारे में लिखा था, और भी चीज़ें क्या क्या लागू किए क्या क्या नहीं किया, जैसे कि इसने जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया, उसके बाद से कम तौलिएगा तो उसके लिए उसने जो मांस काटने की बात की, उसको स्थायी सेना रखा, उसके बाद से जो है आपका सैनिकों को नगद वेतन दिया, घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किया, तो बहुत सारी मतलब क्या बोलते हैं महल खंबे दरवाज़ा 1000 खंबा का महल बनवाया, आलाई दरवाजा बनाया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें किया इसने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें तारीख फिरोजशाही में आर्थिक नीतियों के बारे में लिखा गया है कि इसकी आर्थिक नीति कैसी थी आपके अलाउद्दीन खिलजी की। तो किस में लिखा गया है? तो तारीख फिरोजशाही में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। उसमें क्या है? तो उसमें है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी है, और उससे हमें उस समय के अलाउद्दीन की आर्थिक नीतियों के बारे में पता चलता है। जब आप जो है तारीख फिरोजशाही जो है किताब है पढ़िएगा तो उसमें जो है आपको जानने को मिलेगा कि अलाउद्दीन की जो दूरदर्शिता क्या थी, क्या वो अपने जो है आर्थिक नीति में सफल रहा या फेलियर रहा,
जैसे कि आपको पढ़ेंगे आप एमबीटी के बारे में पढ़ेंगे आगे चलकर, जो इसे दिल्ली सल्तनत में एमबीटी के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा क्या बोलते हैं मतलब शासक था, फिर भी उसकी नीतियाँ जो है फेलियर रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा फेलियर थी। आप पढ़ेंगे आगे, तो पढ़ा लिखा था फिर भी फेलियर थी, तो उस पर बात होगी। तो इसकी जो आर्थिक नीति के बारे में जब भी आप तारीख फिरोजशाही पढ़ेंगे, उसमें इसकी आर्थिक नीतियों के बारे में विस्तार से बात की गई है, उसमें दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खजाइनुल फतु अमीर खुसरो, खजाइनुल फतु अमीर खुसरो, रिहल्ला इब्न बतूता एवं फतुह सलातिन इस्लामी की कृति है। यानी कि इसमें जो है खजाइनुल फतु अमीर जो है खुसरो की, रिहला जो है, रिहला इब्न जो है रिहला जो है इब्न बतूता की है। रिहला जो है ना इब्न बतूता के क्या है मतलब कृति है, यानी कि इसकी रचना है, इसने लिखा है। क्या है कृति है, रचना है, तो किताब है इसकी। इब्न बतूता की किताब कौन है, तो रेहला है, रिहला या रहला है, रहला। खजाइनुल फतु जो है अमीर खुसरो के है। खजाइनुल पूरा ऐसे लिखा है ना तो समझ नहीं आ रहा है, ध्यान से नहीं समझिएगा तो पूरा एक ही में कर दीजिएगा। देखिए क्या है, खजाइनुल फतू जो है अमीर खुसरो की क्या है तो रचना है। रिहला जो है इब्न बतूता की रचना है। फतूह फतूहस फतुस फतुह सलातीन जो है, फतुह सलातीन जो है इस्लामी की कृति है। तो ये जो है सवाल है कि अमीर खुसरो की रचना कौन है, तो खजाइनुल फतू है। किसकी रचना, अमीर खुसरो की। रेहला किसकी रचना है, तो इब्न बतूता की। फतूह सलातिन किसकी रचना है, तो इसामी की रचना है या कृति है। तो ये याद रखिएगा। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब मुहतसिब यानी सेंसर एवं नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो लागू की गई, तो उसको भी सफल बनाने के लिए लोग तो चाहिए ना। मान लीजिए कि आपने योजना को लागू कर दिया कि हाँ कल से ये होगा, और उसको सफल बनाना लोग ही नहीं है धरातल पर, तो वो तो होगा ही। जैसे कि हमारे देश में जो है ना कागजों पर सड़कें बन जाती हैं, कागजों पर नदियाँ खुन जाती हैं, कागजों पर पुल बन जाता है, कागजों पर नहरें तालाबें मतलब बन जाती है, कागजों सिर्फ कागजों पर बनती है, बहुत जगह कागजों पर बन जाती है, धरातल पर नहीं बनती है। ऊपर से सरकार ने तो बोल दिया है कि रोड बनेंगे, सड़कें बनेंगी, वो बनेंगी, ये होगा, ये योजना होगा, वो योजना होगा, और उसके बाद नीचे नील बट्टा सन्नाटा। तो उसको जो है लागू करने के लिए लोग चाहिए ना। सरकार तो है, अब मुख्यमंत्री जा जाके घर घर तो पता नहीं करेंगे, उनके पास और भी काम है। तो उसको जो है देखने के लिए अधिकारी होंगे, लोग होंगे। तो वही जो है मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसको सफल बनाने के लिए उसने अधिकारियों को नियुक्त किया। तो जो भी अधिकारी थे वो क्या थे, तो देखते हैं यहाँ पर। सफल बनाने में मुहतसिब यानी सेंसर और नाजिर एवं नाजिर यानी नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नाजिर जो था वो नापतोल का अधिकारी था। जैसे कि जो भी व्यापारी थे वो चीज़ों को कम तौल देते हैं, ठीक है, तो चीज़ों को कम न तौले इसके लिए जो है नाजिर को नियुक्त किया कि आपका काम है कि देखना है कि कहीं भी कोई भी व्यापारी जो है कम ना तौले, अगर जो भी तौलता है कम तो उसका जो है उसका शरीर से मांस को काट लिया जाए, जितना कम तौलेगा उतना काट लिया जाए। तो इसके लिए जो है नाजिर यानी नापतोल के अधिकारी को नियुक्त किया, और उसके बाद से मुहसिब को भी क्या किया कि ये अधिकारी बनाकर जो है देख रेख करने का काम शुरू किया, ताकि मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है, जैसे कि मुहसिब क्या था, ये करता था कि जो भी वस्तुएं है उसका जो है कीमत सही है कि नहीं, उचित है कि नहीं, ठीक है। यानी कि 1 रुपये की चीज़ तो 1 रुपया 2 रुपया नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं। तो मुहसिब का काम था कि चीज़ों की कीमतें सही हो, और इसका काम था कि नाप तौल, यानी कि जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं वो आप जितना लेना चाहते हैं, जैसे 1 केजी आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 1 ही केजी मिले, आपको कम ना मिले। क्योंकि आज भी होता है 1 केजी लेनी चाहिए, चाहे डीजल पेट्रोल लेना चाहिए तो कम मिलता है। तो बहुत सारे लोग क्या होता है बोतल ले जाते हैं, 1 लीटर वाला बोतल,
ठीक है, बोतल, बहुत सारे बोतल ले जाते हैं, नहीं तो ऐसे बाइक से जाइएगा तो वो निश्चित है कि लूटा जाता है। वो 1 लीटर आप लीजिएगा तो 1 लीटर तेल होगा ही नहीं। बाइक में डायरेक्ट लाइएगा तो 1 लीटर तेल नहीं डालते हैं। बोतल में आप डालिएगा तब पता हो कि भाई 1 लीटर का बोतल लाया है। इसमें कम दिया तो यहीं पर शुरू हो जाएगा, फटाफटी चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए उतना बोतल में लेकर जाइएगा ना तो उतना ही भरता है, 1 लीटर का भर देता है। अगर आप बाइक लेकर जाइए, 1 लीटर माँगे, 1 लीटर नहीं मिलने वाला भाई, क्योंकि आप थोड़ा ना उससे कीजिएगा। बाइक में तो डाल दिया, आप थोड़ा ना उसको कीजिएगा, नापिएगा, कैसे नापिएगा? बाइक के अंदर है वो। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत सारे ट्रक में जो है तेल डालते हैं ना, ट्रक में तो भाई 100 लीटर, 200 लीटर, 300, 500 लीटर मतलब ऐसे डाली जाती है। लॉन्ग रूट में जो ट्रक चलती है, 500 लीटर भाई साहब डलवाता है, तो समझिए कि उसमें कितना मारते हैं पता नहीं। मेरे तरफ एक क्या बोलते हैं आपका एक था, पंप था भाई साहब, उस ट्रक वाले ने 100 लीटर, 100 लीटर नहीं, 200 लीटर से ज़्यादा तेल भरवाया, 200 लीटर से ज़्यादा। और वो क्या हुआ कि 200 लीटर से ज़्यादा तेल भरवाया और चल दिया। वो कब करीब करीब 50 या 60 किलोमीटर गया था, उसके बाद से उसका गाड़ी बंद हो गया। अब वो भौचक्का बंद क्यों हो गया? और देखा, जांचा परखा, सब कुछ किया, स्टार्ट ही नहीं रहा। उसके बाद जब खोला टंकी है, उसको निकाला तो देखा था पानी, उसमें पानी है भाई, टंकी में पानी है। उसके बाद भाई साहब तो उधर से दूसरे गाड़ी पर बैठ कर आया, और उसके बाद सज्जू पेट्रोल पंप वाले को सुनाया, जो थी किया ना, उसने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस आया, देखा, सबको देखा, तो सचमुच जब उसमें पानी था। तो वापस जो है उसके गाड़ी को खींच कर ये लोग पंप वाले लाए, उसका पूरा टंकी को किया गया, पूरा गाड़ी में, समझ गए इंजन में पानी चल जाना क्या है। तो खुलवा कर पूरा गाड़ी का थी, सब पेट्रोल पंप वालों को करना पड़ा, और उसके बाद से उसको जुर्माना भी देना पड़ा। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मेरे मेरे घर के पास 2 पेट्रोल पंप बंद हो गया। सिर्फ क्या करते थे उसमें, जो डीजल में केरोसिन डालते थे, डालकर बेचते थे। जब भी जांच आता था पकड़ा जाता था, बंद हो जाता था। फिर 2 महीना बंद, फिर जाते थे, पैसा देते थे, फिर चालू होता था, फिर बंद, फिर डालते थे, फिर जाँच होता था, फिर बंद। ऐसे करते करते मैंने कम से कम दोनों पंप जो है ना 10 से 12 बार बंद हुआ, चालू हुआ, बंद हुआ, चालू हुआ, बंद हुआ, चालू हुआ, बंद हुआ। लोग कहते यार चालू होता है, बंद होता है, चालू होता है, बंद होता है। समाज में धीरे धीरे चारों तरफ फैल गया कि ये लोग केरोसिन डालते हैं, जाँच किया जाता है, पकड़े जाते हैं। धीरे धीरे जो है ना बगल में 2 पंप नए और खुल गए, बस लोग उस पर जाने लगे। ये दोनों के दोनों पंप आज बंद हो चुके हैं, और बंद हुए कम से कम आज करीब करीब हो गए आपको 10 साल से ज़्यादा हो गया। 10 साल से 2 नए पंप खुल गए, लोग उस पर जाते हैं। ये दोनों को दोनों कबाड़ हो गए, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। तो इस तरह से चीज़ें भी होती है। विश्वास आप खो दीजिएगा तो फिर कोई जाएगा नहीं। भाई तेल पैसा दे रहा है आपको, ओरिजिनल पैसा दे रहा है, तेल भरवाने गया है डीजल, आप उसमें केरोसिन डाल कर दीजिएगा। पेट्रोल भरवाने गया उसमें और केरोसिन डाल के तो बाइक तो खराब होगा ही, उसका माइलेज भी गया। आप तो पैसा ओरिजिनल ले रहा है ना, आप कमाने के लिए, धंधा करने के लिए आप किसी को भी लूट लीजिएगा, ऐसा थोड़ा ना है। एक सीमित होना चाहिए भाई, एक बार पूरा लूट लीजिए, पूरा मत अरबपति बन जाए लूट कर। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मुहतसिब जो है बाजार में कौन सी वस्तु कितने में बिकेगी ये नियंत्रण करता था मुहतसिब, यानी सेंसर। और नाजिर का काम था कि नाप तौल बराबर होना चाहिए, एक्यूरेट वजन मिलना चाहिए। तो नाजिर यानी नाप तौल का अधिकारी, ये दोनों को कौन किया था? तो दोनों अधिकारी को जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनको दोनों को पद पर बैठाया था, इनको लागू किया था। इन दोनों अधिकारी थे, इनकी भूमिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। राजस्व सुधारों के अंतर्गत जो है अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। यानी कि राजस्व सुधार के अंतर, यानी कि भूमि में जो जो भी होता है सुधार नहीं होता। जैसे कि आज बहुत सारे सुने होंगे, अखबार में पढ़े होंगे कि लड़ाई हो जाता है ज़मीन के लिए, ठीक है, मतलब बहुत सारे, तो समझिए कि हथियार भी चल जाते हैं, गोली बंदूक पता नहीं लाठी से लेकर सब चल जाता है। बहुत सारे लोगों का सर फूटता है, बहुत सारे लोग मरते भी हैं ज़मीन विवाद के मामले में। तो यही जो है राजस्व सुधार के अंतर्गत जो है अलाउद्दीन क्या किया कि सर्वप्रथम मिल्क इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर, यानी कि वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। ये क्या किया गया ना कि पहले जो भी भूमि जो है राजा के महाराजाओं के द्वारा भूमि दिए जाते थे, तो सैनिक हो गए चाहे कोई भी अधिकारी उसमें जो भी होते थे उनको दिया जाता था। तो इन सबको क्या किया कि ले लिया, वापस वापस ले लिया, ठीक है, इनाम के रूप में दिया जाए चाहे मिल्क के रूप में दिया जाए, वक्फ
वक्फ जो आप अभी जो वक्फ बोर्ड के बारे में सुनेंगे, तो ये जो वक्फ बोर्ड जो है ना, बहुत सारी ज़मीनों पर जो है ना वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है मतलब पूरे ज़मीनों पर कब्जा किए हैं अवैध। वक्फ वाला समझिएगा कौन लोग हैं, अगर आप न्यूज़ व्यूज़ ये सब पढ़ते होंगे, देखते होंगे, फॉलो करते होंगे तो जानते हैं वक्फ। तो ये जो है ना वक्फ के नाम पर ज़मीन को कब्जा करते हैं, तो वही जो है हमको लगता है वही वक्फ जो है अब जो है जो ये क्या किया अलाउद्दीन खिलजी जो है, जो भी उस समय मिल्क के नाम पर या इनाम के नाम पर या वक्फ के अंतर्गत या नाम पर जो भी भूमि पहले दी गई थी उन सबको वो वापस ले लिया। सबको वापस लेकर क्या किया कि उसे खालसा भूमि में बदल दिया, खालसा भूमि में बदल दिया सबको। अभी इस देश में जैसे रेलवे जो होगा, रेलवे की ज़मीन है, ठीक है। उसके बाद से मिल जो है सरकारी मिल थी उनका भी ज़मीन है, और उसके बाद से आपका सेना का भी ज़मीन है, और अलग अलग मतलब संगठन की ज़मीन है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ये जो है वक्फ वाला है, जहाँ जाते हैं धीरे धीरे जो भी ज़मीन होता है खाले क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं ये लोग, जैसे सरकारी ज़मीन कब्जा करते जाएंगे धीरे धीरे, एक बरसात 2 वर्षों का 10 को बैठा करते धीरे धीरे कब्जा करते जाएंगे, और वो वहाँ पर क्या मदरसा मस्जिद पता नहीं क्या क्या बना देंगे, और वहाँ पर लिख देंगे वक्फ का बोर्ड, वक्फ का बोर्ड। इसी के ज़मीन पर ये कब्जा करने का ये सब नौटंकी चल रहा था। तो अभी जो इस पर नियम भी संसद में पारित हुआ था, तो बहुत सारी ज़मीनों को जो है वक्फ के अंतर्गत से छुड़ाई गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज वक्फ उस समय का वक्फ जो है उससे जो है छीन लिया है किसने, मिल्क से इनाम से, और वक्फ से अलाउद्दीन खिलजी जो भूमि छीन लिया है और उसको खालसा भूमि में बदल दिया, यानी कि राज के अंतर्गत बना दिया गया। ये नहीं कि आपका अलग हो गया आपका पूरा, अब नहीं है कि रेलवे का ज़मीन है, सेना का ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, उसको लूट कर अपना बना लिया है, अपना पर्सनल। अभी बंगाल में बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि बहुत सारे जो है ना वो वहाँ पर आप पढ़ते होंगे या देखते होंगे अभी, तो अधिकार किए थे ज़मीनों पर, हड़पे थे सरकारी ज़मीन से लेकर बहुत सारे मतलब बिल्डिंगों को भी। ये सारी चीज़ें होती हैं, लोग लूट कर पूरा बना देते हैं, हमारा हो गया, हमारा कब्जा हो गया। तो ये नहीं चलना चाहिए, सरकार को ये छीन लीजिए सीधे। सरकार की भूमि आप कौन होते हैं, सरकार की भूमि में पड़ी हुई है, आप आए ऊपर अधिकार कर लिए, नौटंकी चल रहा है क्या। इसलिए तो जब सरकार गिराती है ना, जब तोड़ती है तब समझ में आता है। मेरे तरफ भी बहुत सारे लोग हैं घर बना लिए हैं बिना अति किए हुए। तो घर बनाइए तो सोच समझ के बनाइए, नहीं तो जब जिस दिन सरकार तोड़ेगी ना उस दिन तो रोने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए सरकार का जो काम होता है ना, सरकार का जैसे रोड बनता है वो 100 साल सोचकर बनता है, 100 साल। कोई भी अधिकारी चाहे जो भी हो तो 100 साल आगे सोचता है। जैसे आपके आसपास जो भी सड़क होगा ना गांव में, चाहे आप शहर के जहाँ भी हो, तो ध्यान दीजिएगा जो सड़क है ना, सड़क उसके मतलब आगे तक ज़मीन जो है एक्वायर किया गया सरकार के द्वारा, बहुत पहले से, 100 साल पहले से ही। क्योंकि 100 साल पहले सरकार अंदाज़ा लगा के चलती है अधिकारी सब कि अभी जो समय है तो 2040 में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, ठीक है, लोगों के पास इनकम कितनी होगी, अभी जितनी गाड़ियाँ हैं इसके अनुपात में उस समय कितनी गाड़ियाँ होगी। जैसे 2011 में लोगों के पास कितनी गाड़ियाँ थी, कितनी कारें थी, कितने लोगों के पास बाइक थी, 2001 में कितने लोगों के पास गाड़ी थी, कितने लोगों के पास बाइक थी, 1990 में कितने लोगों के पास गाड़ी थी, कितने लोगों के पास बाइक थी, ऐसे तय की जाती है। 2026 में कितने लोगों के पास बाइक है, कितने लोगों के पास कार है। ये सारी चीज सब कुछ सर्वे अभी जो हो रहा है जनसंख्या नियंत्रण में, जैसे आपका जनसंख्या का आपका अति किया जा रहा है, जनगणना हो रहा है, जनगणना किया जा रहा है, सॉरी जनगणना किया जा रहा है। तो जनगणना में सब कुछ पूछा जाता है, तो इसके अनुसार जो चीज़ें देखी जाती है कि जब आपका देश जो विकास कर रहा है, जीडीपी हर साल कितने परसेंट से भारत का जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, ये आप ध्यान दिए होंगे तो पता चलेगा। जैसे कि आईएमएफ के द्वारा अलग अति है कि 6.5 से चल रहा है, कोई 7.6 से चल रहा है, कोई 7 बोलता है, कोई का मतलब 8 बोलता है। तो इस तरह से मतलब एक आंकड़ा होता है कि भारत की तरक्की इतनी हो रही है, इस देश की तरक्की इतने परसेंट से कर रही है। तो उसके अनुसार देखी जाती है कि इनकम जो है 2011 में एक परिवार की इनकम कितनी थी, एक व्यक्ति की इनकम कितनी थी, अब कितनी है, 2001 में कितनी थी, 1990 में कितनी थी, 2020 में कितनी थी, 26 में कितनी है, 2030 में कितनी हो गई इनकम, 2040 में कितनी होगी। उसके बाद जैसे जैसे इनकम आएगी वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारेगा। जैसे कि आपका एक दोस्त है तैयारी जब करता है, आप भी तैयारी करते हैं, वो भी तैयारी करता है, दोस्त दोनों साथ में रहते हैं। जब चाय पीने जाते हैं ना दुकान पर, तो कितना होता है बजट के अनुसार पीते हैं, क्योंकि घर से जितना मिलता है उतना ही पीते हैं, ठीक है। 10 वाले चाय पियेंगे, थोड़ा कुछ बिस्कुट उस्कुट खा लेंगे, हो सकता है पकौड़ा वकौड़ा खा लेंगे। वही आपका दोस्त या आप
या आपका दोस्त बन गया, अधिकारी बन गया, आप नहीं बने, नहीं बने आप, ठीक है, आप तैयारी कर रहा हो, वो बन गया। बन जाने के बाद जब वो व्यक्ति आएगा आपसे मिलने के लिए, तो अब जो है उसका जो स्टैंडर्ड है अब बढ़ गया है, रहने का, खाने पीने, हर चीज़ का। अब जो आप उसके साथ जाएंगे तो वो 10 रुपये का चाय या बिस्कुट पर नहीं जाएगा, वो आपको कहेगा चलना यार 10 रुपये का चाय, चल हम तुझके लिए चलते हैं इस होटल में, इस स्टार होटल में। वहाँ पर जाकर आपको उस लेवल का खिलाएगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोगों का जो है रहन सहन बदलता है, ठीक है। जैसे आजकल लोग कमाना जब शुरू करते हैं, आजकल की युवा जनरेशन जो भी है, क्या है कि कमाएंगे तो अगर घर नहीं है तो ज़मीन नहीं है तो ज़मीन लेंगे, ज़मीन लेने के बाद क्या करेंगे, घर बनाएंगे, घर बनाएंगे, बाइक लेंगे, कार लेंगे, यही तो हो रहा है। मोबाइल नहीं तो मोबाइल, अच्छा मोबाइल लेंगे। तो क्या हुआ कि अपना स्टैंडर्ड सुधार रहा है। पहले जो शर्ट पहनता था 200 का, अब पहनेगा 700, 800, 1000, मतलब जितनी उसकी इनकम होंगी। अगर महीने का 50,000 कमाएगा तो उसके अनुसार होगा, महीने का अगर 1 लाख कमाता तो उसके अनुसार होगा, महीने का 2 लाख कमाता तो उसके अनुसार होगा, और महीने का 5 लाख कमाता तो उसके अनुसार होगा। जो परिवार पहले जो है मतलब जैसे तैसे जीती थी, अब जो है उस परिवार में अगर कोई लड़के पढ़ रहा है, उसका जॉब हो गया, 50,000 के महीने कमाने लगा, तो उसके परिवार के स्टैंडर्ड जो थोड़े से बढ़ जाएगी। वही लड़का अगर 1 लाख कमाता तो उसका और स्टैंडर्ड और होता, अगर 5 लाख कमाता और भी बढ़ जाएगा। बाइक नहीं थी, उसके घर में वॉशिंग मशीन नहीं था, उसके घर में फ्रिज नहीं था, उसके घर में टीवी नहीं था, रहने के लिए ठीक से घर नहीं था, घर बनाएगा, वॉशिंग मशीन, बाइक, सब कुछ लेगा, क्योंकि समाज में वो देख रहा है कि बाकी लोगों को चीज़ें है, मेरे पास नहीं है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। समाज को दिखाने भी तो है, क्योंकि आजकल फोकसबाजी ज़्यादा है, तो यही सारी चीज़ें है। तो मोबाइल स्टैंडर्ड मोबाइल रखेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो वो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, लिविंग यानी स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन था। मोहम्मद हसन किसका नाम था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम था। उसका जन्म पटियाली यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास हुआ था। यानी कि अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली जगह है, ये कहाँ है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास है। बदायूं के पास जो है उत्तर प्रदेश में पटियाली जगह है, वहीं पर अमीर खुसरो का जन्म होता है। इसका मूल नाम था मोहम्मद हसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1252 ईस्वी में हुआ था, इसका जन्म जो है 1252 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य थे। खुसरो जो है अमीर खुसरो, ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। प्रसिद्ध सूफी संत जो है ना, सूफी, इस्लाम में सूफी, तो ये सूफी संत थे। कौन? तो संत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे, चेले थे। तो सवाल है कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो खुसरो, अमीर खुसरो, प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। वह जो है ना बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक यानी कि एमबीटी के बारे में पढ़ेंगे, उस समय तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद यानी कि इन्हें जो है अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें तूतीय हिंद या भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। यानी कि सितार, याद रखिएगा, सितार और तबले। तबला जो बजता है ना, कई बार जो है तबला कहीं और भी बज जाता है, ठीक है। तो सितार और तबले का जो है आविष्कार का श्रेय जो अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। उन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया। इन्होंने जो है भारतीय संगीत में कव्वाली जो गायन होता है ना, उसका जो है प्रचलित किया। साथ ही इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। साथ ही जो है इनको जो कई आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहता है। इन्हें जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक भी अमीर खुसरो को माना जाता है या कहा जाता है। इनकी रचनाएं दीवान यानी फारसी में कविताओं का संग्रह। इनकी रचनाएं दीवान यानी फारसी भाषा में कविताओं का संग्रह, नूह सिपेदार एवं मसनवी देवल रानी खिज्र खां दुखद प्रेम कथा। यानी कि नूह सिपेदार एवं मसनवी देवल रानी खिज्र खां दुखद प्रेम कथा। स्रोत जो है एनसीईआरटी के वर्ग कितना है 11 से ये लिया गया है। चलिए अब जो है यहाँ पर है
ये जो है छूटा हुआ, इसको देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण करने के लिए, बाजार को नियंत्रण करने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद यानी क्रम के अनुसार, यानी कि बाजार को नियंत्रित करने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो नवीन पद बनाए थे, उसको देखते हैं क्रम के अनुसार। दीवान या रियासत जो है यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दीवान या रियासत करके क्या करता था, दीवान या रियासत जो है अधिकारी जो था, दीवान या रियासत जो अधिकारी जो था वो क्या करता था कि ये करता था कि व्यापारी जो होते थे इन पर जो है नियंत्रण रखता था, व्यापारियों पर। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था को संचालन करता था। यह जो है बाजार की जो है ना नियंत्रण को पूरी व्यवस्था का संचालन करता है, यानी कि बाजार नियंत्रण के पूरी व्यवस्था संचालित करता था कि बाजार किस तरह से नियंत्रण रहेगा, किस तरह से इसकी बाजार की व्यवस्था होगी, इसका संचालन करता था कौन, दीवान रियासत। अब चलिए शहनाई मंडी, जहाँ पर प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक, शहनाई मंडी जो है प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था, शहनाई मंडी। बरीद जो है बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, और बरीद जो है ना, बरीद क्या करता था कि बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। बरीद जो है बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। इससे जो है एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको बरीद से, जो नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने जो मतलब देखा है और मेरे साथ हुआ है। मैं मतलब सब्जी बेचता था, सब्जी बेचा है मैंने मार्केट में, सब्जी बेचा है, टमाटर, गोभी, ये सब आलू वालू सब बेचा है मार्केट में। करीब कब की बात है, मतलब 2005 से 2010 के बीच में सब्जी बेचा है मैंने मार्केट में। तो कई बार जो अधिकारी आते थे, अधिकारी बाजार में और आते थे, तो मैं शुरू में था तो मुझे पता नहीं था भाई, चारों तरफ मतलब बाजार में हड़कंप मच गया, लोग इधर से जो भी सब्जी बेचने वाले सब इधर उधर लगे करना, कोई किधर कोई कोई, नहीं क्या हो रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा है। मैं तो भाई अब मतलब उस समय कितने चौथी या पाँचवीं क्लास में था मैं, मुझे तो उतना जानकारी था नहीं। ये सब आया, सब दिख रहा हूँ बगल वाले का वो जो होता है ना किलो किलो महंगा, तो वो दिया, लिया, देखा, चारों तरफ पलट उलट कर सब देखा। उसके बाद से उसने अपना कुछ निकाला, मशीन टाइप का था, उसमें देखा, किया, सही था, दे दिया, सही है। मेरा भी मांगा, मैं तो छोटा मतलब चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ता था, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। मैंने मांगा, दे दिया, वो देखा, उसे उल्टा पुल्टा सब किया, उसके बाद से उसमें डाला, देखा ठीक है, वजन ठीक है, मैं दे दिया। उसका फिर बगल वाला ऐसे करते चला गया। अब बहुत सारे लोग बोला कि ठीक नहीं है आप पर ऐसा ऐसा, मतलब उसको ठीक किया कि आप जो है अपना बदलिए, नहीं तो इसके बाद जो है आप पर जो है जुर्माना लगाया जाएगा। मुझे उतना जानकारी था नहीं, तब मैं बगल वाले से पूछा कि क्या चल रहा है, मतलब क्यों लिया था ये। तो वो बोले कि ये जो है ना किलो का वजन देखता है कि किलो तो कम तो नहीं है, जैसे 1 केजी का, जैसे इसमें जो होता है ना कि इसमें जो है 1 केजी का जो जो होता है, केजी जो होता है आपका, पहले अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, क्या कीजिए और बस कीजिए। तो पहले क्या था कि वो कम भी हो जाता था, 1 केजी का या आधा आधा केजी का, जो आपका जो है ना बटखारा बोलते हैं उसको, जोखने वाला, नाप तोल करने के लिए। एक एक तरफ सामान 1 केजी आधा केजी लेगा तो एक तरफ आपको जो है तराजू होता है, उसमें एक तरफ आप आधा केजी का थी रखेंगे, एक तरफ से आलू प्याज जो भी खरीदने वाला उसको देंगे, जो कर देंगे। तो क्या हुआ कि बोला कि देखता है कि आपका जो ये जो है आप जो केजी है, आपका किलो है, ये मतलब सचमुच में 1 केजी का है या कम है, ठीक है। उसमें बहुत 50 ग्राम कम होता है, बहुत सारे लोगों का जो है ना होता है वो सही नहीं होता है। आप लिखा होगा 1 केजी, लेकिन वो देगा जानते कितना, 950 ग्राम ऐसे। मैंने कहा ये भी होता है, तो हाँ ये भी होता है। तो पीछे जो ये दिख रहा है ना, ये इसमें तुम्हारा लगा हुआ है, तो ये सही है, इसको जो निकाल दोगे ना तो इसका वजन 50 ग्राम कम हो जाएगा। तो अच्छा, हम कहने वाह, तो इस तरह से मतलब होते हैं भाई। तो मैंने कहा कि ये भी होता है, तो हाँ, तो ये सब मैंने देखा है। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर बरीद जो आया, बरीद, तो ये चीज़ से मुझे उस समय का ये चीज़ याद आया। तो उस समय जैसे बाजार में के अंदर घूम घूम कर जो बाजार का निरीक्षण करता था ये, तो बरीद उस समय कहलाते थे। और आज के समय में भी जो बहुत सारे आप दिल्ली में, पटना में, महानगरों में, शहरों में, कोलकाता, या क्या होता है सड़कों किनारे नहीं होता है कि बहुत सारे लोग ठेला गाड़ी सब पूरा लगा देते हैं, सब्जी बेचते हैं या मतलब कुछ भी पकौड़ा पकौड़ी जो भी बेचते हैं, चाट वोट बेचते हैं। उससे क्या होता है कि अनियंत्रित ट्रैफिक हो जाता है, अनियंत्रित ट्रैफिक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आने जाने में परेशानी होती है, जाम लग जाता है। तो क्या होता है कि अधिकारी सब आते हैं और सबको ठेला वाला जितना सबको हटाते हैं, सबको ठीक करते हैं, सबको वार्निंग देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप भी आज भी देखते होंगे कि हाँ। उसके बाद से ये भी चेक करते हैं कि आप जो है प्लास्टिक वाला जो होता है ना, प्लास्टिक वाला वो क्या बोलते हैं, बाल्टी, कूड़ादान रखने वाला, हरा लाल कौन कौन सा बाल्टी रखना है, ये सब भी देखते हैं कि है कि नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप चला रहे हैं, बेच रहे हैं, कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक दिए या पूरा गंदगी लगा के चले गए, नहीं। आपको जो है होना चाहिए, आपका दुकान किस तरह से होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। मैंने पटना में देखा ये सारी चीज़ें, मतलब पटना में देखा है, दिल्ली में भी देखा है ये सारी चीज़ें। दिल्ली में जैसे कनॉट प्लेस है,
वहाँ पर जो है ना जितने सारे कपड़े वाले बेचते हैं, कनॉट प्लेस जो भी गए होंगे वहाँ पर, जीन्स का मार्केट वहाँ पर पूरा, तो वहाँ पर लोग बेचते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना लगा देते हैं। बहुत सारे अधिकारी जब आते हैं ना तो ये सब अपना जीन्स और सब लेकर भागना शुरू कर देते हैं। मैं एक बार गया था, शुरू में गया था वहाँ पर कनॉट प्लेस में, दिल्ली में, तो वही जीन्स ऊंस करता था, शॉर्ट आउट। तो जब हम देख रहे हैं, मैं तो नया था, भैया थे तो बहुत पहले से थे। तब तक सब अधिकारी आया, सभी लेकर लगा भागने। अब लगा भागने, भाग क्यों रहे हैं भाई, बेच रहा है, बेचना चाहिए। मैंने भैया से बोले क्यों भाग रहा है, सब अधिकारी है, सब मतलब जहाँ तहाँ सब लगा देता है, जब स्थिति करता है तो इसलिए सब आता भाग रहा है। तो लेके भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भागने के। अच्छा ये भी होता है, ये सारी चीज़ें समाज में जो हो रही है देखने को मिलता है। तो सब सही भी है। कई बार जो है अगर इनको मतलब आप रूल रेगुलेशन रही है, जैसे सड़कों के किनारे क्या होता है ना कि लोग गाड़ी पार्किंग कर देते हैं, बाइक लगा देते हैं, चले जाएंगे, क्या बोलते हैं, उधर कहीं चले जाएंगे, सड़क पर आप बड़ी गाड़ी आकर खड़ी है, पै 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 कर रही है, और वो भाई साहब उधर हैं और पीछे जाम लगी है, लग जाती है सारी चीज़ें। तो जो है ना कहाँ क्या लगाना है ये सब होना चाहिए। सड़क पर आप गाड़ी लगा दीजिए, ठेला लगा दीजिए, आने जाने में प्रॉब्लम होगी, जाम होगा, प्रॉब्लम होगी। जाम होने के बाद क्या होता है कि जो बाइक चलती है ना उसमें इंजन जो चलता है, इंजन रुका हुआ है, उसका इंजन कर रहा है, तेल जलता है। दूसरा उसका समय है। तीसरा जो उसको समय पे हो सकता है कोई उसमें रोगी हो, कोई मतलब किसी को प्रॉब्लम कोई स्टूडेंट हो सकता है कोई स्टूडेंट जा रहा है एग्जाम देने के लिए, चाहे आ रहा है, चाहे कुछ भी हो सकता है। तो जाम लगे तो भाई उसमें फंस गया, उसका तो गया ना समय, उसका लाइफ तो गया ना। ये सारी चीज़ होती है। बहुत सारे एग्जाम देते होंगे कि देखते होंगे बच्चे जो है ना लेट से पहुँचते हैं जाम की वजह से कई बार। तो ये सारी होती है, ये सारे कारण हैं। तो ये सारी चीज़ें एक नियंत्रित होना चाहिए। समाज जो ऐसे नहीं चलेगा, समाज को एक नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, और हम सबको नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। बहुत सारे देखते हैं ट्रैफिक में बस अभी मतलब समझिए कि लाल जराने, लाल अभी है तो बहुत सारे निकल जाते हैं, लाल है रुकना है, रुकते नहीं है, बस निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं होता है कि आपको किस तरह से पार करना पता नहीं है, ऐसे तोड़ते हुए निकल जाते हैं, जिसके कारण से गलत रूट में जाते हैं, जिसके कारण से एक्सीडेंट होता है। एक तो आपका तो जाएगा ही जान, गलत रूट में आप घुसिएगा, दूसरा गलत डायरेक्शन से जा रहे हैं, तीसरा जो अचानक से कोई गाड़ी आएगी मारेगी, आपका भी जाएगा उसका जाएगा, तो ये भी होता है, या आप जाकर मार दे किसी और को। इसी तरह से एक्सीडेंट होते हैं। तो नियमों के अनुसार चलिए, जिसके लिए आपके लिए भी, आपकी जान, आपके जीवन, आपके परिवार, साथ ही दूसरे का भी जीवन, दूसरे का परिवार। सड़क पर चलने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ मैं ही सुरक्षित चलूँ, ये नहीं होता है। सड़क पर चलने का मतलब ये होता है कि अपने जान के साथ साथ आपके परिवार हो सकता है आप पर डिपेंड हो। ठीक है, आप जा रहे हो, आप उल्टा पुल्टा चले, आपकी कहानी खत्म है, परिवार रोड पर आ गया, ये भी होता है। तो अपने जान के साथ साथ दूसरे की जान की भी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी होती है। ये नहीं कि बाइक लिया लहरिया कट मारते जा रहे हैं। एक बार मैं पटना में जा रहा था, गाड़ी आ रही थी, अचानक से आया लहरिया कट, मतलब पास से एकदम मैं डर गया। पास से आकर तब अति हुआ, मेरा दिमाग घूम गया, इतना घुमा कि अगर मतलब कुछ होता तो मैं तो उसको मार देता, लेकिन था नहीं, मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। मैं तो मारता हूँ उसको बहुत जोर से, साला मरता या भाड़ में जाता। तुम्हारे चक्कर में मैं अपना जान क्यों गवाऊँ? हाँ, जान मान लीजिए कि आप जो है मेरे चक्कर में जान क्यों गवाया, मैं लहरिया कट बाइक लेगा आपको मार दो, ठोक दो, क्यों? यानी कि मेरे चक्कर में आपकी जान गई, मेरी गलती, मेरे चक्कर में, मेरा दिखावा में, मेरा लहरिया कट बाइक चलाने में आपकी जान गई ना। तो इसलिए बाइक चलाइए, एकदम कंट्रोल में चलिए, लिमिट पे चलाइए, लहरिया कट दिखावा नौटंकी मत कीजिए। मैं जो भी कहता हूँ सही कहता हूँ। नियम कानून के साथ चलना चाहिए एक इंसान को। मैं चलाऊँ आपकी लाइफ चले जाए, क्या मतलब रह जाएगा? तो वो मेरा एक ही नियम है कि कुछ भी कीजिए तो ऐसा कीजिए कि सामने वाले की लाइफ प्रभाव ना पड़े, उसका लाइफ इफेक्ट ना हो। तो बाइक भी मैं चलाता हूँ तो बहुत आराम से देख कर, चारों तरफ देख कर, कौन किधर से आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या, एकदम कंट्रोल में, कि भाई साहब मेरी जान है ही साथ में। मैं जो जिस रोड पर चल रहा हूँ उस रोड पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी जान की भी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी नहीं है। अब मेरे पीछे जो बैठा है बाइक पर उसकी ही नहीं है, सिर्फ दो ही लोगों की नहीं है। मैं जिस रोड पर चल रहा हूँ उस पर जितने भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी जो है ना, सबकी जान की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। और उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं, मेरे साथ साथ जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी भी ज़िंदगी, जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो इस तरह से चलना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सड़कों पर जो है ना कहीं भी कुछ भी लगा लिया, कुछ भी कीजिए, नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुनहियान, मुनहियान या और गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। मुनहियान और गुप्तचर जो है गुप्त सूचना प्राप्त करता था। मुनहियान, मुनहियान और गुप्तचर जो है गुप्त सूचना प्राप्त करता था। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति जो है ना ऐसे ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश। मैं जब दिल्ली में था तो मैं जा रहा था एक बार, बता रहा हूँ, सीखने को मिलेगा। जा रहा था बस से, तो सरकारी बस था, उसमें जो है दिल्ली में जब स्कूल की छुट्टी हुई थी तो क्या हुआ कि बहुत सारे लड़के थे स्कूल के बच्चे, और वो बस में चढ़े, बस में। और उसके बाद क्या हुआ कि बस में चढ़ने के बाद लगे, नहीं होता है कि बस में ठोकना है, पीटना है, इधर उधर, मतलब तोड़ने फाड़ने, नहीं होता है कि कोई इधर मार रहा है कोई उधर मार रहा है, नहीं होता है, जैसे लगता है कि बस को तोड़ डालेंगे वैसे। एक लड़का मेरे पास बैठ गया, ठीक है, उसी स्कूल का था। मैंने पूछा कि किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसने बताया किस क्लास में थे, इस क्लास में। वो 9th या 10th क्लास का लड़का था। मैंने कहा कि ये जो सब कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो बोला कि हाँ सही कर रहे हैं। हम कहें कैसे, तो बोला कि सरकारी है। क्या है, सरकारी है, इसको कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम कहें तुम्हारे टीचर यही पढ़ाते हैं क्या? मैंने कहा कि तुम्हारे टीचर यही पढ़ाते हैं क्या, तुम यही पढ़ते हो? 9th क्लास में, 9th क्लास में कोई इसमें का बहुत सारे लड़के 10th क्लास के भी हैं। तो बोला कि हाँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम लोग जो ये कर रहे हो ये बहुत बड़ा अपराध है? पता है तुम लोगों को, तुम लोग जो कर रहे हो क्या कर रहे हो तुम लोगों को पता भी है? बोला कि क्या कर रहा हूँ, तो सही कर रहा हूँ। सही नहीं कर रहा हूँ, एकदम गलत कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी पता है? पब्लिक प्रॉपर्टी है। सरकार, ये सरकारी बस है, और इसको जो तुम लोग ये नोच रहे हो, तोड़ रहे हो, इधर उधर मार पीट रहे हो, पूरा हल्ला कर रहे हो पूरा, ये तो तुम लोग अपना संस्कार दिखा रहे हो, ठीक है। दूसरा, तुम लोग ये दिखा रहे हो कि मतलब कुछ भी है तोड़ दो फोड़ दो जो है। तीसरा ये है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सरकारी बस है। तो ये सरकार जो अपने जेब से ये बस नहीं खरीदी है, पता है, वो अपने घर से कुछ भी नहीं देता है, उसके घर में पैसे के पेड़ नहीं लगे हैं कि तोड़ कर दे रही है। तुम सर, तुम सरकारी बस है, तोड़ दो फोड़ दो, ठीक है, उसको जला दो, मैं मेरे पास जो है पैसे के पेड़ लगे, मैं तोड़कर फिर से सरकारी बस लगा दूंगा। नहीं भाई नहीं, पैसे के पेड़ नहीं लगे हैं। ये जो बस चल रही है ना, सरकारी बस, ये आपके हमारे पैसे से है। आप जो बिस्कुट खाते हैं ना, ये जो आप ड्रेस पहने हैं स्कूल का, इस पर भी टैक्स लगा है। आपको जो किताबें हैं, जितनी किताबें, उस पर भी टैक्स देते हैं। आप जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं, पार्ले जी बिस्कुट से लेकर जितने भी, सब पर टैक्स है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के टैक्स होते हैं, सब जाता है सरकार के पास। और वो जो सरकार है उससे ये सब बस, सड़कें, स्कूल, ये सारी चीज़ें बनाती है। और आप जो है ये तोड़ देंगे, जला देंगे, तो सरकार को थोड़ा ना प्रॉब्लम है। सरकार कल क्या करेगी, फिर से बस लागू करेगी, नहीं चलाएगी तो आपको दिक्कत होगा। प्राइवेट से जाइएगा बस से, पैसा जब लेना शुरू करेगा तो हालत खराब। आप जो फ्री में स्कूल से जा रहे हैं, फ्री में बैठ कर बड़े आराम से, जब पैसे कल से लेना शुरू करें प्राइवेट से तो पता चलेगा। या मेट्रो में जाइए ना, पैसे जब लेती है तब पता चलता है। फ्री में आप जा रहे हैं तो आपको इसका सुरक्षा रखना चाहिए, इसको सुरक्षित रहना चाहिए, ताकि सुरक्षित जितना दिन चलेगा ये बस उतना ही ज़्यादा फायदा है। और मान लीजिए कोई बस 20 साल चलती है, और कोई बस आप आते तो 10 साल में खा रही है, या कोई 1 ही साल में खत्म हो गई, तो क्या फायदा हुआ? तो सरकार कल ये बसों को बंद कर दी तो आम जनता को नुकसान होगा, सरकार को नहीं होगा। सरकार को क्या हुआ, अपने एसी में बैठा हुआ है, उसके लिए काफिले आ रहे हैं, जा रहे हैं, पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं। प्रॉब्लम कौन होगा? आपको होगा, हमको होगा। ये सड़कें टूटेगी, तोड़ दीजिएगा, तो किसको प्रॉब्लम होगा? आपको, हमको। सरकार थोड़ा ना रोज जाती है। और वो पैसा कौन लेगा? सरकार। फिर से ये बस लाने के लिए पैसा किससे लेगी? सरकार आपसे, हमसे लेगी, ठीक है, वो अपने जेब से नहीं लगाएगी। तब उस लड़के को समझ में आया, समझ गया। ये तो पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि बस हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा दिया है, रटे कथा कहानी बच दे, नहीं। वो एक एक जो सब्जेक्ट है, एक एक चीज़ बताता है, ठीक है, एक एक चीज़ बताता है। तो ये चीज़ सीखने वाली चीज़ है कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, तो लोग पूरा का पूरा तोड़ फोड़ देते हैं, पूरा नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। सरकार अपने घर से नहीं लगाएगी भाई, रोड तोड़ोगे, सड़कें, बिजली, जो भी तोड़ोगे, जो भी तुम नुकसान करोगे, उसके लिए तुम्हें फिर कल चुकाना पड़ेगा कीमत। सरकार क्या करेगी? वस्तु का दाम बढ़ा देगी, 3 रुपये की जगह 4 रुपये लगे, 4 5 रुपये लगे। भरेगा कौन? आप और हम भरेंगे। महंगाई की मार किस पर पड़ेगी? आप पर, हम पर पड़ेगी। भुगतेंगे कौन? आप हम भुगतेंगे, सरकार को क्या? इसलिए इन सबकी जिम्मेदारी हमारी है। ये हमारे देश की प्रॉपर्टी है, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। ये मत समझिए सरकारी प्रॉपर्टी नहीं, ये सरकार पैसे अपने घर से नहीं देती है, ये हमारे आपके टैक्स से ये जो बसें हैं, चाहे जो भी है सरकारी योजना है, हमारे और आपके पैसे से है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, इसकी सुरक्षा करना भी जिम्मेदारी हमारी है। ये नहीं कि बस लगा दिया, पानी का टंकी लग गया, सरकारी लगा दिया पानी पीने के लिए, और तोड़ दो फाड़ दो, क्या है? तो फिर कल प्यासे जब मरोगे, तो फिर जब सरकार लाएगी तो किससे पैसा लेगा? तुम्हें से लेकर लगाएगी। कहाँ से लगाएगी? सड़कें बना रहे, तोड़ दो, क्या है, आज बनाई कल तोड़ दो, फिर जब बनाएगी तो पैसे कहाँ से लेगी? आप ये हमसे लेगी।
स्कूल बना रहे तोड़ दो, सरकारी स्कूल बना तोड़ दो, सब तोड़ दो। कहाँ से सरकार देगी? अपने घर से तो नहीं देगी, पेमेंट तो नहीं लगे हैं, तो उसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए सब कुछ सीखना चाहिए। हम जो भी करते हैं ना, लोग जानकारी नहीं होती है, चाहे आज के जो बच्चे हैं उनको सिखाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और नेक्स्ट पेज में हम लोग मिलेंगे दिल्ली सल्तनत के। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी मेरे दोस्त हैं और मैं आप सबका दोस्त हूँ, और मैं इसलिए इस तरह से पढ़ाता हूँ। देखिए, मैं भी कथा कहानी की तरह पढ़ा दूंगा। जमायत खाना मस्जिद किसने बनाया? अलाउद्दीन ने बनाया। अलाई दरवाजा इस्लामी वस्तुकला रत्न कहता है। दबी अधिकार का सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने, ये तो आप भी पढ़ लीजिएगा। छोटा बच्चा जिसको रीडिंग करना तो वो भी मार देगा। ये मैं यहाँ पर रीडिंग मारने के लिए और कथा कहानी कथा बचाने के लिए नहीं आया हूँ। बहुत सारे यूट्यूब हैं, पढ़ाए हैं, लूसेंट पढ़ाए हैं, कथा कहानी बचा देते चले जाते हैं। और बहुत सारे तो पैसे लेते हैं, 55 रुपया, एक तो ले रहा था 90 रुपये ले रहा है। लूसेंट एक 99 रुपये में, लूसेंट 99 रुपये में पढ़ाएंगे यार, फ्री में पढ़ाने चाहिए, 99 रुपये में पढ़ाएंगे और सिर्फ पढ़ा देंगे बस। ये सब कथा कहानी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इधर कर देंगे, बस हो गया। कथा कहानी के साथ साथ आपको इस तरह से पढ़ाइए कि पहले पढ़िए, उसके बाद समझाइए, उसके बाद MCQ इसी में कराइए, साथ ही साथ इंटरव्यू उस लेवल को बताइए, ताकि इंटरव्यू में वो अगर वो बच्चा जाए तो उसको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी कोई भी नहीं कराता है। इंटरव्यू की तैयारी जिस दिन से आप पढ़ना शुरू करते हैं वहीं से शुरू हो जाती है। तो सब्जेक्ट को रिलेट करना सिखाइए समाज से, हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे एक सवाल है कि एक सवाल पूछा गया इंटरव्यू में कि अगर मान लीजिए कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता, आप क्या करेंगे? सवाल का जवाब है क्या करेंगे, बताइए। क्या क्या सवाल पूछा गया इंटरव्यू में कि अगर आपको मान लीजिए कि आपको 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, 5 साल के लिए, ठीक है, आपकी सरकार जो है बना दी जाती है। आपकी सरकार में होगा ये कि क्या किया जाएगा कि ऐसा नहीं होगा कि बना दिया 10 दिन में आपकी सरकार जो है खत्म हो गई, नहीं। 5 साल के लिए एकदम, 5 साल के अंदर आपकी सरकार भंग नहीं होगी, टूटेगी नहीं। इसलिए डर कर आपको काम नहीं करना, यानी कि 5 साल तक आप रहेंगे। क्या करेंगे आप प्रधानमंत्री बनकर? तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जवाब दिया। तो वहाँ पर जो जवाब दिया गया, तो वो जवाब जो उसने कहा कि ये जो नहीं है, जिस तरह से जैसे कि प्रधानमंत्री के बनने के बाद मैं जवाब दिया कि सड़कें बनाऊंगा, बिजली लगाऊंगा, पानी, ये सारी चीज़, उद्योग ये सब। तो इसका जवाब जो है ना, इसका जवाब हर कोई यही देगा। किसी से भी पूछिए कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे फालतू कहेंगे कि मैं राज करूंगा या पूरा लूटूंगा, ये करेंगे, वो दूसरे तरीके के लोग हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे ना, जैसे कि आप इंटरव्यू देने के लिए गए, वहाँ पर तो नहीं कहेंगे कि रूल लूटूंगा, ऐसे अपने दोस्तों से तो बोल देंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर इंटरव्यू देने गए, वहाँ तो नहीं बोलेंगे लूटेंगे तो भागो यहाँ से, भगा देगा। आपको भी पता है कि जैसे कहूँगा लूटने के लिए आया हूँ या राज करूँगा, हाउस दिखाऊंगा, तो भगा देगा लात मार के। तो आप तो वहाँ पर बोलेंगे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो बिजली सही करूँगा, सड़कें बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, ये कहो, ये करेंगे, ये बोलेंगे। तो जानते हैं ये सवाल का जवाब सही है, लेकिन 99% लोग ना यही जवाब देंगे। जिसे पूछेगा तो सड़कें बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, ये करूंगा, सारे लोग यही कहेंगे। 99% लोग सवाल का जवाब यही देंगे, ठीक है। और 99% जो लोग जो सवाल का जवाब देते हैं ना, वो इंसान को चुना नहीं जाता है। इंसान उसको चुना जाता है जो कुछ अलग बताए। आप जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, बिजली के खंभे, सड़क बनाना, ये तो भ्रष्टाचार खत्म करना, स्कूल बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, हॉस्पिटल बनाना, तो सब कोई करेगा, ये सब कोई करेगा। कुछ अलग क्या? क्योंकि ये सवाल का जवाब पूछा गया है। जिस समय मैं पढ़ रहा था ना, उस समय पूछा गया है, तो सारे स्टूडेंट जो है, सारे, उसमें मैं भी था, सभी लोग, तो मैं जवाब नहीं दिया था। मैं सोच रहा था कि नहीं यार, मैंने जवाब देना, मैंने सवाल जब पूछा गया तो मैंने सोचा कि नहीं, ये जवाब सवाल पूछा गया तो जरूर इसमें कुछ बात होगी, इसलिए मैंने चुपचाप रहा। बाकी ने जवाब दिया कि मैं ये करूँगा, तो सब सर जो थे वो बोले कि नहीं। 99% लोग जो इस सवाल का जवाब यही देंगे, सड़कें बनाऊंगा, बिजली से, ये हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, उद्योग, ये सब कुछ हर कोई बोलेगा। 99% लोग बोलेंगे। आप कुछ अलग बताइए, सबका दिमाग ही शांत, अलग क्या बताएं भाई? तो इस सवाल का जवाब अलग आप बताएंगे तभी होंगे, कुछ नया, कुछ अलग। 99% लोग यही करेंगे, ठीक है। तो कुछ आप अलग क्या करते हैं? आप में कुछ अलग क्या है? आप अपने भीड़ से कितनी अलग हैं, ठीक है। 99% लोग तो वही कर रहे हैं, सुबह उठिए, ये कीजिए, वो कीजिए, बस हो गया।
सिर्फ 1% इस दुनिया में वो लोग वो काम कर रहे हैं जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं, और वही 1% लोग जो है ना पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, क्योंकि 99% भीड़ में चल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं सब के सब। 1% लोग है जो अलग काम कर रहे हैं। तो भीड़ में चलिएगा तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा, अलग चलिएगा तो कंपटीशन नहीं है। और 1% लोग ही पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, पूरी दुनिया पर, समझ। तो आपको इस लेवल से सोचना पड़ेगा कि आप 1% लोगों में कैसे आएंगे। चाहे आप देख लीजिए, आपका दुनिया के जितने भी अरबपति हैं, जितने भी दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं या महान लोग हुए हैं, सबकी सोच बिल्कुल अलग अलग होगी। उनकी सोच ही अलग होती है, उनकी समझ भी अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको अलग सोचना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद से लेकर चाहे राजा मोहन राम हो, चाहे राय हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे आपके अभी अरबपति है, दुनिया का सबसे अरबपति है वो आपका स्टारलिंक का, अरे एक जेफ बेजोस है, अथी का, क्या बोलते हैं, एक अमेजन का है, उसके बाद से एक अमेरिका का वो है, क्या बोलते हैं ना, उसका कंपनी है स्टारलिंक का। और उसका उसने कार गाड़ी निकाल ली थी, कौन सी गाड़ी है उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, अरे यार उसका नाम क्या है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, बहुत ही फेमस है, अरे बहुत ही ज़्यादा दिमाग का है, बहुत ही सारी चीज़ें रिसर्च करता है। उसका नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है उसका नाम, और नाम टेस्ला का जो है ना वो अरबपति है, क्या नाम है, अरे नाम मैं भूल रहा हूँ। तो जो भी अरबपति हैं, जो भी बड़े बड़े मतलब इस दुनिया में है, वो सिर्फ 1% है। वो लोग अलग ही सोचते हैं, उनके समझ, उनकी सोच, उनकी टेक्नोलॉजी सब कुछ अलग चलती है। जैसे एआई जिसने बनाया, सैम अल्टमैन ने, समझिए अभी क्या बोलते हैं, क्वांटम तकनीक पर रिसर्च किया जा रहा है। तो वो अलग लोग वाले लोग हैं, वो अलग ही लेवल के बंदे हैं। तो 99% लोग में बनने की कोशिश मत कीजिए, कुछ अलग सोचिए, कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। भीड़ में चलिएगा तो भीड़ कैसा बनिएगा, कंपटीशन ज़्यादा है। अलग चलिएगा तो कंपटीशन कम है, सफल होने की गारंटी ज़्यादा है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश का ख्याल रखिए। अपने माता पिता, परिवार, अपने देश से प्यार कीजिए। लाइफ में सफल होइए, आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ दिल्ली सल्तनत के। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। आप सोच रहे हैं कि इतना टाइम लगता है, तो इतना टाइम इसलिए लगा कि मैं बस ये तो एक मतलब पेज ही मैंने पढ़ा या इतना टाइम लगा है, इसलिए कि पूरे समाज से लेकर, इस सब्जेक्ट का पूरे समाज से लेकर क्या रोल है और क्या क्या भूमिका है, और किस तरह से जो है आप प्री, मेंस और इंटरव्यू तक इन सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आपको जोड़ना सीखना पड़ेगा। मुझे जो है ना जोड़ना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जोड़ना सीख लिया। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का हर चीज़ से जुड़ाव है। जैसे आपकी लाइफ में दिन प्रतिदिन जो भी हो रही है वो इतिहास हो गया। जैसे आपकी मान लीजिए 20 साल की उम्र है, 5 साल में जो भी घटनाएं घटी होगी वो आपका इतिहास हो गया। 5 साल की उम्र में आप 20 साल के अभी हैं, और 5 साल की उम्र में जो भी घटनाएं आपके साथ घटी होगी वो आपका इतिहास हो गया। और उस समय से लेकर जो भी आपने खाया पिया, जो भी हुआ, वो सारी चीज़ें पृथ्वी पर हुआ, वर्षा, पानी, भूकंप, ओला तोला, जितना भी है, फसल से लेकर सारी चीज़ें, वो आपके भूगोल में आ गया। और ये देश जो चल रहा है, और देश में आप हैं, तो जो भी नियम है, कानून है, संविधान है, पॉलिटी है, यानी चुनाव होते हैं, ठीक है, चुनाव, मुखिया के चुनाव से लेकर सरपंच, वार्ड, जिला परिषद, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी हैं, जितने चुनाव, उसके बाद जजों का नियुक्ति, चाहे आपका सेना में भर्ती हो, जो भी हो, चाहे पुलिस विभाग जो भी हो, ये पॉलिटिकल मतलब भारतीय संविधान के अनुसार, और जो है आपका आईपीसी की धाराएं, जो भी अधिकार होते हैं, चाहे लड़ाई झगड़े हुए, चाहे किसी ने किसी का मर्डर किया, खून किया, रेप किया, ये जो भी है न्याय में, न्याय से लेकर साथ ही साथ इकोनॉमी में जो भी हो, जीडीपी घटा बढ़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ी घटी, क्या हुई क्या नहीं, पहले आपकी स्थिति क्या थी, अब आपकी क्या है, आपके परिवार के पहले क्या थी, अब क्या है, इकोनॉमी में आ गया आप। उसके बाद से जितने में पर्व, त्यौहार, कला, संस्कृति जो भी मानते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई है। तो आर्ट एंड कल्चर में हो गया, भाषाएं हो गई, सब सारी चीज़ें। उसके बाद सर रंग पेंट सब कुछ, ठीक है, त्यौहार, मौज मस्ती, ठीक है। उसके बाद से कहीं घूमने जाते हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ये सब आ जाता है आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें ट्रेवल एंड टूरिज्म के अंतर आ गया। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, डेली, दिन प्रतिदिन डेली कौन कौन सी घटनाएं करंट अफेयर्स में आ गया। और उसके आपके पर्यावरण में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजिंग हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है कि पेड़ों को लगाया जा रहा है, पेड़ों को कटने से क्या हो रहा है, मृदा
नियंत्रण, मृदा संरक्षण से लेकर वर्षा कम हो रही है, मौसम बदल रहा है नहीं बदल रहा है, जलवायु बदल रही है नहीं बदल रही है, ओले पड़ रहे हैं नहीं पड़ रहे, क्या हुआ, सब क्या हुआ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है घट रहा है, उसके बाद से ओजोन मंडल के क्या हो रहा है, सारी चीज़ें। उसके बाद डिफेंस में जो भी चीज़ें नई नई मिसाइलें, नई नई चीज़ें क्या क्या खोजी जा रही है, और उपग्रह, सैटेलाइट, सब कुछ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिजिक्स में क्या हुआ, केमिस्ट्री में क्या क्या, बायोलॉजी में क्या क्या, कौन कौन से रोग है, कौन कौन किस किस रोग का क्या क्या जो है खोज किया गया। इस सारी चीज़ों को इथिक्स यानी मोरालिटी, नैतिकता, आपका क्या कर्तव्य है देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, आपको किस तरह से चलना है, किस तरह से रहना है, नियमों को, ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। आपको आप जो पढ़ते लिखते हैं ना, वो भी है देश का क्या आता है, देश का जो है नियम है उसको आप पालन कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ लिख रहे हैं तो, यानी कि पढ़ेगा लिखेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप देश की सेवा कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो सब कुछ जो है, सब कुछ जोड़ना पड़ता है, तब जाकर जो है आप जो है इंटरव्यू के योग्य बनते हैं धीरे धीरे, समझ गए। मैपिंग से लेकर इस देश में क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ें, पूरी दुनिया की घटनाएं आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, और जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको भी रिलेट करना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं, इसलिए मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, नहीं तो मैं भी तो क्या है, मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, एक पेज बस 10 मिनट में पढ़ोगा, कहानी ख़त्म, फिर 10 मिनट में अगला, बस। लुसेंट को पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा, जिस तरह से बाकी लोग पढ़ाते हैं, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मैं टाइम पास के लिए नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि आप सब्जेक्ट जो पढ़ें वो भी पढ़ें, साथ ही साथ चीज़ों को रिलेट करें, रिलेट करें। जब रिलेट करना शुरू कर देंगे ना, और जब रिलेट करना जब आपको आ जाएगा, तो जब भी आप किसी व्यक्ति के पास बैठेंगे ना, जब उससे बात करेंगे, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करके जब बताएंगे ना, जैसे भारत में युद्ध हुआ, मतलब जो भी हुआ, जैसे आज के समय में जो भी चीज़ें होती है, भ्रष्टाचार जो भी होता है, तो उसको कैसे खत्म करना या पहले क्या था, उस सारी चीज़ों को जोड़ कर जब बताएंगे तो सामने वाला तो भाई साहब इसको नॉलेज है, यानी कि जो आज के समय में जो भी हो रहा है वो प्राचीन काल से रिलेट कर रहा है कि प्राचीन काल में ये था, ऐसे था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो रिलेट करना सीखिए। करंट अफेयर्स का जो है ना, करंट अफेयर्स के साथ साथ सारे सब्जेक्ट को रिलेट करना चाहिए, समाज में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें। तो यानी आपका एक दृष्टिकोण ये हो जाएगा, बनेगा कि ये व्यक्ति सिर्फ इतिहास का जानकार नहीं है, यानी कि हिस्ट्री पढ़ा सिर्फ हिस्ट्री नहीं जानता है, ये जो हर टॉपिक से रिलेट करके बात कर रहा है, ठीक है, इसके पास से टॉपिक हैं बात करने के लिए। तो चलिए, तो मैं इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप ये चीज़ सीखें, और वो लूसेंट में पढ़ा रहे हूँ जो लूसेंट में कोई नहीं पढ़ाता है। ये जो है ना, लूसेंट में कोई आपको सिखाएगा नहीं, आप जब IAS का तैयारी करेंगे हाई लेवल का, तब वहाँ पर लोग बताना शुरू करेंगे, और वो भी जो है ना, पूरा हर टीचर नहीं बात करता इस तरह से, इस पर वही टीचर बात करते हैं जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा है, उस सारे सब्जेक्ट को जो है थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है, चीज़ों को रिलेट करना जानता है, वही बताएगा, और वही जो है आपको रिलेट करना सिखाएगा। तो यहीं से जो है आप रिलेट करना सीखना शुरू कीजिए, सिर्फ पढ़कर जो है ना फैक्ट के रूप में याद मत कीजिए, फैक्ट और कॉन्सेप्ट, और इसका जो है हर चीज़ का हर चीज़ से लिंक है, इंटरलिंक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।